बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जनाब, नया हफ्ता है, नया जोश है, नया जज्बा है और हम एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हैं नई तरंग लिए। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहाँ पर भी होंगे। वीकेंड बड़ा भरपूर आपने गुजारा होगा। आज सर्दी का एहसास कुछ थोड़ा सा ज्यादा है, इस पर बात भी करेंगे। जनाब, मैं हूँ ज़हर मलिक और प्रोग्राम में मेरा साथ देंगी मैं हूँ माहम जाहिद एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। सर्दी का एहसास इसलिए है कि आज दिसंबर का पहला दिन है, तो मैंने कहा आपको शायरी सुना दो। दिसंबर का आगाज हो गया, अल्लाह खैर करे। शायरी ये है कि अपना फिर ना आया शादी का नंबर, अपना फिर ना आया शादी का नंबर, वेलकम टू दिसंबर। ये मुझे लगता है शेर नहीं है, ये आपने हाले दिल जो है वो खोल कर बयान कर दिया। देखिए, हर दिसंबर सिंगल लोग यही उम्मीद करते हैं कि शायद उनकी शादी होगी, लेकिन हो नहीं पाती है। तो चले नेक्स्ट दिसंबर की उम्मीद आपको मेहनत करनी पड़ती है, कोई थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। उम्मीद है आप करेंगी और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ नताइज जो है वो अच्छे अल्लाह बेहतर करे जी। आने वाले दिन बहुत बेहतर और आपका आज का दिन बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन गुजरे, और बेहतरीन बनाने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। आपने प्रोग्राम में जी 2 घंटे कहीं नहीं जाना, सब कुछ ही होगा इसमें। सियासत की ताज़ा तरीन बात होगी, सेहत से मुतालिक मज़ीद मुफीद टिप्स भी आपको देंगे, और इसके साथ साथ सबसे पहले ये भी बता दें आपको कि नवंबर में बहुत ज़्यादा शानदार हमारी परफॉर्मेंस रही है। और ये विनिंग मंथ अगर हम इसे कह दें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से तो गलत नहीं है, क्योंकि इस बार पाकिस्तान की हर टीम, हर फॉर्मेट और हर मैदान से सिर्फ एक ही आवाज़ आई, और वो थी जीत और जीत की। फैसलाबाद से दोहा तक जनाब, पिंडी से हांगकांग तक अगर आप देख लें, पाकिस्तान ने हर जगह ग्रीन शर्ट्स का झंडा लहराया है। और इस महीने में सबसे पहले पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और सीरीज ग्रीन शर्ट्स के नाम रही। और उसके बाद फिर आई वनडे सीरीज की बारी, और फैसलाबाद के ग्राउंड में भी पाकिस्तान ने धूम मचाई। प्रोटीज एक बार फिर हिम्मत हार गए। 9 नवंबर को हांगकांग सिक्सेस का टाइटल जीतकर ग्रीन शर्ट्स ने दुनियाई क्रिकेट को याद दिला दिया कि शॉर्ट फॉर्मेट का असल बादशाह कौन है। इसी रफ्तार को जारी रखते हुए पाकिस्तान ने रावलपिंडी में श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज पर कब्जा किया। दोहा में पाकिस्तान शाहीन्स ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स जीत कर बताया कि हमारा फ्यूचर भी इतना ही रोशन है जितना प्रेजेंट है। फिर 29 नवंबर वाली जीत, T20 ट्राई सीरीज का फाइनल। जबरदस्त क्रिकेट, जबरदस्त कमबैक और एजाज पाकिस्तान के नाम रहा। फाइनल में श्रीलंका को शिकस्त हुई। यह फतह पाकिस्तान के लिए देखा जाए तो T20 क्रिकेट में किसी भी कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा फतुहात का रिकॉर्ड बनने का बायस बनी है। और 25 में कौमी टीम ने 34 मैच खेले, जिनमें से 31 मैच हमने जीते, 13 में हमें शिकस्त हुई। तो जनाब, ओवरऑल सूरत हाल बड़ी ज़बरदस्त रही, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान की जो टीम है ये फतुहात समेटे और किसी B या C टीम के खिलाफ नहीं बल्कि A टीम्स के खिलाफ। आमीन आमीन, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा जी। प्रोग्राम में अब हम बाकायदा तौर पर आगे बढ़ते हैं और उस सच से आगाज़ करते हैं जो पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर दुनिया के सामने बेधड़क बेझिझक होकर रख दिया है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अफगानिस्तान को साफ 2 टोक और गैर मुबहिम पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान की जंग अफगान अवाम के खिलाफ नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ दहशत गर्दी के खिलाफ है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं किया, ना कभी छुप कर कार्रवाई की है, और अगर कभी कार्रवाई हुई तो वो भी सिर्फ उन दहशत गर्दों के खिलाफ हुई जो अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर वार करते हैं। DGISPR ने अफगान तालिबान रजीम के झूठे बयानिए का पर्दा चाक करते हुए दुनिया के सामने दहशतगर्दी के आदाद शुमार रखे और बताया कि 4 नवंबर से अब तक इंटेलिजेंस बुनियादों पर 4910 ऑपरेशन हुए, जिनमें अगर देखा जाए तो 206 दहशतगर्द वासिले जहन्नुम किए गए। जबकि इस साल की अगर हम बात करें तो 67,000 इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ की गई। 1873 दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुंचे, जिनमें 136 अफगान शामिल हैं। उन्होंने दुनिया को बताया कि अफगान तालिबान रजीम के साथ मुज़ाकरात कई बार हुए, कई ममालिक के अंदर हुए, मगर जवाब में खामोशी, ताखीरी हरबे और दहशतगर्दों को खुली छूट दी गई। जी बिल्कुल, और DGISPR ने अफगानिस्तान को आईना दिखाया और बताया कि तालिबान इंतजामिया दहशत गर्दों की मुकम्मल सहूलतकारी कर रही है। बॉर्डर मैनेजमेंट 2 तरफा होती है, मगर अफगानिस्तान की जानिब से सरहदी इलाकों में ना सिस्टम है ना ही इंतजाम है, और फिर भी दहशत गर्दों की दरअंदाजी, स्मगलिंग और असलहे की तरसील पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को ताने मिलते हैं। हकीकत यह है कि अफगानिस्तान की कमज़ोर गिरफ्त, मुनकसिम बॉर्डर, सियासी इंतजामी खला और पाकिस्तान में दहशत गर्दी की ये बड़ी वजह करार दिया गया है।
वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने भी साफ सीधी कड़वी मगर सच्ची बात दुनिया के सामने रखी है। उन्होंने बताया कि यूरोप, रूस और खलीज के अहम दौरों के बाद जब वो काबुल पहुंचे तो अफगान क़यादत के पास दहशतगर्दी से मुतालिक ना तो जवाब था ना ही कोई जवाब था। अफगान वजीर खारजा मीर मुत्तकी बड़े फख्र से बता रहे थे कि हमने कलअदम TTP के चंद लोग गिरफ्तार किए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने साफ और दो टोक मुतालबा किया कि चंद लोगों से जनाब कुछ नहीं होने वाला। दहशतगर्दी चंद सौ नहीं बल्कि हजारों दरिंदों के नेटवर्क से चल रही है और कलअदम TTP को पाकिस्तान के हवाले किया जाए या फिर पाक अफगान बॉर्डर से उन्हें दूर धकेला जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने पर दुनिया को जवाब देना पड़े। तो नाज़रीन, इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दिफाई तजियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। DGISPR ने दहशतगर्दी और अफगान तालिबान रजीम से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक बार फिर इंतहाई वाज़ेह अंदाज में दुनिया के सामने रखा है। पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ आलमी बयानिया बदलने में आपको क्या लगता है कितना मददगार साबित हो सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको और उज़ैर को गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। और देखिए, पाकिस्तान का जो कंस्ट्रक्ट है जी एज अ स्टेट, वो मार्के हक के बाद और पहलगाम की जो पोस्ट पहलगाम एप्लीकेशन है पाकिस्तान की, उसने दुनिया की कम्युनिटी ऑफ नेशन में पाकिस्तान को एक अलग अलग स्टेचर पर लाकर खड़ा कर दिया हुआ। पीपल आर टेकिंग यू वेरी सीरियसली। इससे पहले हमारा चैलेंज क्या था कि हमारी जो स्टोरी थी, चाहे वो वॉर ऑन टेरर की हो, चाहे हमारी प्रोग्रेस की हो, चाहे हमारे इकोनॉमिक्स की हो, हमारी जियोपॉलिटिक्स के अंदर हमारा जो रोल है उसकी हो, ये स्टोरी somebody else was telling to the world। दुनिया आपका नैरेटिव बता रही थी। पहलगाम में आपके इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ने पूरी दुनिया को आपकी तरफ मुतवज्जो कराया और आपकी स्टोरी आपने खुद बताई एंड प्रैक्टिकली यू हैव प्रूव्ड इट। आपने ये प्रूव किया कि आप एक मीनिंगफुल कंट्री है, आप एक इफेक्टिव कंट्री है। तो इसी चीज को आगे लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। अब दुनिया आपको सीरियसली ले रही है और आपके थ्रेट को सीरियसली ले। पहले कंट्रीज, हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज थी लाइक तुर्किया, कतर, ये कंट्रीज भी इवन कभी कभी हमें शक की निगाह से देखती थी कि जो अफगानिस्तान हमारे बारे में बातचीत करता है या जो इंडिया इल्जाम लगाता है वो शायद किसी हद तक सच हो। लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये डायलॉग तो नाकाम हो गए तुर्किया में और दोहा में तालिबान के साथ, लेकिन कम से कम इन ममालिक को एग्जैक्ट पता जरूर चल गया जो पाकिस्तान ने सबूत सामने रखे और जो एटीट्यूड उन्होंने देखा अफगानिस्तान की सो कॉल्ड जो वहां पे डिफेक्टो रिजीम है, विच इज चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो बाय प्रोडक्ट है वॉर का, तो उनका एटीट्यूड जरूर पता चल गया कि वो किस तरह की उनकी अप्रोच है और वो नॉन स्टेट एक्टर माइंडसेट के साथ वही अप्रोच रखना चाहते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान का मौकफ सही साबित हो रहा है, इसको सीरियसली लिया जा रहा है और फिर आपकी बैटल वर्दीनेस लोगों ने देख ली है जब आपने इंडिया के ये हथियारे गिराए और आपने उनको शिकस्त दी और अभी एक झूठा प्रोपेगेंडा फिर आपके खिलाफ किया जाएगा। बट हैविंग सेड दैट, जब तक नेबरहुड में ये इस तरह का माइंडसेट रहेगा, हम कह रहे हैं ना उनको जंग से रोकना चाहिए, टेररिज्म से, पूरी रीस्ट्रक्चरिंग होनी है जी अफगानिस्तान और हमारे अपने बॉर्डर एरियाज की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इतना प्रोलॉन्ग प्रोट्रैक्टेड वॉर में रहे हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो वॉर इकोनॉमी के साथ जुड़ चुके हैं। उनका जो इंटरेस्ट है लाइक इन अफगानिस्तान, उनका अफगानिस्तान का नैरेटिव या अफगानिस्तान का इंटरेस्ट नहीं है, वो उनका जाती इंटरेस्ट है जिसके लिए कभी वो प्रॉक्सी स्टेट्स के हाथों खेलते हैं, कभी खुद वो कोई ना कोई। और वहां पे मैं एक स्टेटमेंट आखिरी बनाना चाहूंगा कि वहां पे इस वक्त अफगानिस्तान में जो सबसे बड़ा दुश्मन है अफगानिस्तान का, वो लोग समझते हैं वो अमन है, कि अमन आ गया तो फिर उन्हें एक एज अ स्टेट बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा और एज अ स्टेट बिहेव करना पड़ेगा। सर, एज अ स्टेट जाहिद साहब अगर हम देखें तो अफगानिस्तान बिहेव कर ही नहीं रहा, शुरू से ही नहीं कर रहा। सर, ये कैसे हो सकता है कि आप चाहें कि दूसरे ममालिक आपको तस्लीम करें लेकिन आपका कोई बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम ही वहाँ पर मौजूद नहीं है, जो कि बड़ा ज़रूरी होता है। अब मुकम्मल तौर पर हम देखते हैं कि इंतज़ामी खला भी मौजूद है। ये खिलाफ ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक के लिए, दुनिया के लिए कितना ख़तरनाक है और इसके होते हुए तालिबान हुकूमत ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि दुनिया से तस्लीम? देखिए उज़ैर, में एक कमेंट्री करने से पहले दुनिया के लिए कितना खतरनाक है अफगानिस्तान। वॉशिंगटन DC का वाकया आपने देख लिया है। Exactly. ताजिकिस्तान में चाइनीज के ऊपर जो अटैक हुआ अफगानिस्तान की सॉइल से, वो आपने देख लिया। पाकिस्तान तो रोजाना विक्टिम बनता है। पूरी दुनिया अफगानिस्तान के मुहाजिरीन को, उनमें बेचारे कई तो जुल्म उनके साथ हो रहा होगा, वापस उसी हेल में भेजे जा रहे हैं जिसको प्रेसिडेंट ट्रम्प ने हेल होल कहा है।
उनको वापस भेज रही है। ईरान ने पैक करके भेज दिया। पाकिस्तान ने इतनी कुर्बानी देने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि हमने अपनी एनर्जीज, अपनी कुर्बानियां जो है वो वेस्ट की हैं। हमें रिग्रेट हो रहा है इस वक्त, हर पाकिस्तानी रिग्रेट के हालत में है। वरना देखें ना, हम इमोशनली अपने ब्रदर्स के लिए, भाइयों के लिए मजहबी बुनियादों पर बहुत क्लेम किया था, लेकिन रिग्रेट में इस वक्त मैक्सिमम पाकिस्तान। तो इस तरह का तो खतरा है। ये वो अफगानिस्तान है जो दुनिया फेस कर रही है इस वक्त। वो ट्रांसनेशनल टेररिज्म का हब बन चुके हैं। इंटरनेशनल प्रॉक्सी वॉर वहां से लड़ी जा रही है, स्पेशली कंट्रीज लाइक इंडिया जो हिंदुत्व से लुथड़ी हुई एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज के साथ अपनी प्रॉक्सी वॉर एज अ लीड इंस्ट्रूमेंट लड़ रही है। तो इस वक्त वहां पे स्ट्रक्चर है नहीं। आप स्टेट की बात करें, देखिए ना वहां पे स्टेट क्राफ्ट मौजूद है, ना स्टेट्समैन है। ये चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जिनको मैं कहता हूँ, ये उसी वॉर की प्रोडक्शन है, वही उनकी लीड पॉलिसी रहती है। जब स्टेट क्राफ्ट नहीं है तो अपनी पॉलिसी, कोई अफगानिस्तान की पॉलिसी क्राफ्ट ही नहीं कर रहे और उसकी स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे। तो पॉलिसी का, स्ट्रेटजी का, स्टेट क्राफ्ट की सख्त कमी है वहां। आप कह रहे हैं दुनिया उनको माने, मैनेजमेंट उनको सूट ही नहीं करती। जैसे मैंने कहा पीस इज देयर एनीवे, उनको मैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर सूट ही नहीं करती, क्योंकि इलीगल स्पेक्ट्रम से जो उन्होंने पैसा कमाना है, जो इकोनॉमी है वो खराब होती है। वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। वो इस तरह स्टेट को मजबूत करने वाला कोई एक्शन ही नहीं करना चाहते। वो सिर्फ अपनी पावर को और अपने जो इंट्रा ग्रुप राइवलरी है उसके बीच में एक अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। वो इसीलिए तो तहरीके तालिबान, समझिएगा जरा, इसलिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे। कंधारियों को डर है कि हमने एक्शन लिया तो ये कहीं हकानीज के साथ ना मिल जाए, हकानीज को डर है कि हमने एक्शन लिया तो ये कंधारियों से ना मिल जाए, दोनों को डर है कि ये कि ISKP पे ना चले जाए कोई। ये जो शरीयत और ये जो रीजंस और आइडियोलॉजी फॉर वॉर है, ये तो दिस इज ऑल शरेड। तो इट इज एंटी ह्यूमैनिटी एक अप्रोच है। तो इसी डर से वो एक स्टेट का शक्ल नहीं पकड़ पा रही। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जाहिर साहब आपने। अफगान तालिबान रजीम ना तो कलदम TTP को पाकिस्तान के हवाले करने के लिए तैयार है और ना ही उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार है। अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान से फिर आखिर चाहती क्या है? देखिए, अफगान तालिबान रजीम जो है वो पाकिस्तान के साथ एक फ्रिक्शन के मोड में रहना चाहती है, टू कीप देमसेल्व्स इन पावर, ताकि एक रीजन हो, अपने लोगों को बताएंगे जी हमारे ऊपर तो जुल्म पाकिस्तान से हो रहा है और पाकिस्तान से लड़ना है। पहले रशिया से लड़ते रहे, ठीक है, वो जेन्युइन जंग थी, रशियंस ने इन्वेड किया। फिर इन्होंने एक्ट ऑफ टेररिज्म में आप इन्वॉल्व हुए, अमेरिका ने आपके खिलाफ 20 साल एप्लीकेशन की, आपको रीजन मिले रहे, दुनिया आपको पैसे भी आप कमाते रहे। वो 2600-2700 जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो क्या करते थे अमेरिकन फोर्सेस, वो इनको पैसे ही देते थे टू कीप द एनवायरनमेंट गुड। अमेरिका ने भी अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, इसलिए तो ना अपना पॉलिटिकल, ना मिलिट्री कोई ऑब्जेक्टिव अमेरिका हासिल ही ना कर सका, डिप्लोमेटिक कोई। आज ना स्टेबल अफगानिस्तान है, ना अलकायदा खत्म हुई है, ना तहरीके तालिबान का रजीम खत्म हुआ, दे आर बैक इन पावर। तो अमेरिका फेलियर है। 20 इयर्स उनको वो फ्रिक्शन मिला। वो जब खत्म हो गया तो उन्होंने कहा जी क्रिएट अनदर फ्रिक्शन, ताकि हम इसी, क्योंकि वॉर चलेगी तो इन लोगों की इकोनॉमी चलेगी, ये पावर में रहेंगे, अदरवाइज हु वुड गिव देम। अफगानिस्तान के अंदर इतनी सफोकेशन है कि लोग इस वक्त तंग आ गए हैं। अशरफ गनी ने पिछले दिनों बयान दिए कि ये जो पाकिस्तान के साथ ये जो सिचुएशन कर रहे हैं, दिस कैन रिजल्ट इनटू द फ्रेगमेंटेशन ऑफ अफगानिस्तान। वहां पे स्ट्रेस में है। 2.5 मिलियन बच्चियां जो है स्कूलों से बाहर है, 1.4 मिलियन को जबरदस्ती स्कूलों से उठा लिया गया है। हेल्थ की कंडीशंस आप देख रहे हैं। मिसिंग पीस इन द होल गेम इज द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। तो ये एक फ्रिक्शन चाहते हैं, फ्रिक्शन के बीच में ये अपनी जो पावर में तभी रह सकते हैं, वरना तो पॉपुलर डेमोक्रेटिक प्रोसेस से शायद ये फारिग हो जाएंगे। बिल्कुल सही। जाहिद साहब ज़रा इस पर भी कमेंट कीजिएगा। सर, हम देखते हैं कि अफगानिस्तान के बॉर्डर से दहशतगर्दी भी आ रही है और मनशियात भी है, असले का नेटवर्क भी है। ऐसी तमाम सूरत हाल में और जब हमारे हालात जो हैं वो कशीदा हैं अफगानिस्तान के साथ, हमें अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट को मजीद किस तरह से बेहतर करना? ज़ाहिर चैलेंजिंग है। जब यूनिलैटरली आप चीजें करते हैं तो अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है ना, आपको पता है, इस पे हमारी कई दफा डिस्कशन हुई है, इट्स नॉट एन इजी बॉर्डर। फॉर दैट मैटर दुनिया का कोई भी बॉर्डर हो, अगर यूनिलैटरल मैनेजमेंट में जाएगा तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका कोलंबिया का देख ले, इंटरनेशनल आप बॉर्डर्स देख ले, बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। रशिया पोलैंड में इस रीजन में देख ले, क्रॉसिंग्स होती हैं, इश्यूज होते हैं। जब तक दोनों साइड सिंसियर ना हो फॉर द बॉर्डर मैनेजमेंट, इट इज चैलेंजिंग। इट्स अ ह्यूज बॉर्डर, 20 से 25 किलोमीटर के फासले पर पोस्ट है, बहुत सारे क्रॉसिंग पॉइंट्स है, फिर बहुत सारे लोग दोनों तरफ जो है वो इस इलीगल स्पेक्ट्रम के साथ जुड़े हुए। पाकिस्तान में एक और खतरनाक जो ट्रेंड एस्टेब्लिश हुआ है, अफगानिस्तान में तो था ही था, कि ये जो पॉलिटिक्स, इलीगल स्पेक्ट्रम, क्रिमिनल माफिया,
और ये जो टेररिज्म का मिलाप आपस में हुआ, ये जो ट्रिनिटी स्टेब्लिश हुई है, ये एक ऐसी एक एनवायरनमेंट कई दफा क्रिएट कर देती है जो आपकी पॉलिसी को स्ट्रेस में ले आती है। आप कोई पॉलिसी इफेक्टिव कर ही नहीं सकते। कभी उसको पॉलिटिकल पोलराइजेशन में ले जाएंगे, कभी उसको सोशल डिसरप्टिव मूवमेंट के जरिए डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, कभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन शुरू कर देंगे। तो दैट्स व्हाई दिस इज अ चैलेंजिंग इशू। बट पाकिस्तान अपने तय पूरी कोशिश कर रहा है। आप बॉर्डर मैनेज भी कर रहे हो तो जो भी आपकी बॉर्डर पोस्ट है उनकी जितनी भी पूरा बॉर्डर है आपको ऑब्जर्वेशन के नीचे और फायर के नीचे लाना पड़ता है, ताकि जो ही आपको इन्फॉर्मेशन मिले कोई चीज हो तो आप इफेक्टिवली उसको एंगेज कर सकें। That's why it is very challenging, but पाकिस्तान कर रहा है जी, अपनी तरफ पूरी कोशिश कर रहा है। बेशक पाकिस्तान कर रहा है और चैलेंजिंग सिचुएशन भी है। जाहिद साहब, एफसी हेडक्वार्टर खुदकुश धमाका में हमने देखा 3 हमलावरों के अफगान शहरी होने की तस्दीक हो गई है। इस तरह के शवाहिद से आलमी बरादरी अफगान तालिबान रजीम का कोई नोटिस ले सकती है? नोटिस लेना पड़ेगा जी। नोटिस क्यों नहीं ले सकती? वो अभी अमेरिका इज अ स्टेक होल्डर इन अफगानिस्तान। आप $7.2 अरब का वेपनरी मिलिट्री लॉजिस्टिक्स यहाँ पे छोड़ के गए। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी। इतने तो किसी बड़ी तरक्की याफ्ता मुल्क के पास इतने वेपन्स और असला नहीं होता जितना आप छोड़ के गए यहाँ पे। आप एक हाईली कंफ्यूज्ड एंड कैटिक अफगानिस्तान छोड़ के गए। तो अमेरिका का देखे रोल है यहाँ पे, दे हैव टू प्ले दैट रोल टू ब्रिंग स्टेबिलिटी। पाकिस्तान को जो एफर्ट करना होगा इंटरनेशनल बरादरी ने करना ही है। अभी चाइना के ऊपर अटैक हो रहे हैं, चाइना इज अ बिग पावर, वो हाथ पे हाथ धरा बैठा रहेगा क्योंकि उसको टारगेट किया गया, उसको उसकी जो सुपर पावर स्टेटस है उसको अंडरमाइन किया गया बाय द नॉन स्टेट एक्टर्स। बिग पावर्स ये नॉनसेंस नहीं बर्दाश्त करती, फॉर दैट मैटर कोई भी पावर ये नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करती और करनी भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं, सीरियस इश्यूज है, 2.5 फ्रंट रादर मैं कहता हूँ कि वॉर लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए, अपनी ग्रेस के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपनी डिफेंस के लिए। तो इसी तरीके से उनका रोल है जी। सेंट्रल एशियन कंट्रीज का सीरियस रोल है। इसलिए अभी आपने देखा होगा CSTO की जो अभी लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद जो एलामिया जारी किया गया जिसमें रशिया और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की स्टेट्स है, तो उन 7 कंट्रीज ने ये एलामिया जो जारी किया उसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान को वॉर फ्री होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि वहाँ पे वॉर है। अफगानिस्तान को टेररिज्म फ्री होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि वहाँ पे टेररिज्म इज एज अ लीड इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी अपनाया गया और मौजूद है वहाँ पे, और वो तमाम अवामिल भी मौजूद है। एंड थर्ड उन्होंने कहा जी इसको नारकोटिक्स फ्री होना चाहिए। इसका मतलब है जो इलीगल स्पेक्ट्रम है नारकोटिक्स का और भी इलीगल स्पेक्ट्रम है, जैसे स्मगलिंग है, गाड़ियां हैं, और ये जो चल रहा है अफगानिस्तान में दुनिया का सामान ऐसे फिर रहा है जैसे ये बहुत बड़ी आलमी मंडी है, तो इससे फ्री होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इन सेंट्रल रिपब्लिक्स का भी यहाँ पे कंसर्न है। और उसके बाद इसका ये जो जुड़ जाना दूसरी एक्सट्रीमिस्ट हिंदू जायनिज्म के साथ, हिंदू आइडियोलॉजी ये जो बेस्ड करती है हिंदुत्व के ऊपर, उसके साथ जुड़ जाना, इधर ये एक्सट्रीमिस्ट थॉट है तो 2 एक्सट्रीमिस्ट थॉट बन के पूरी दुनिया के लिए ये थ्रेटेंड है। इट इज नॉट ओनली पाकिस्तान। हम तो चले बीइंग नेबर सफर कर ही रहे हैं और हम इसको एड्रेस भी करें, लेकिन दुनिया को इस पे रोल अदा करना है और कर वो आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं और ये बढ़ेगा भी दुनिया की इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान के अंदर। बिल्कुल ठीक है, ये रोल बढ़ेगा भी। बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम तर मामले पर अपना तजिया दे रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पर क्या मुश्किलात है, क्योंकि पाकिस्तान वहाँ हम देखा जाए तो अकेला उस बॉर्डर को मैनेज कर रहा है और अफगानिस्तान जो है वो जनाब TTP को सपोर्ट कर रहा है। वही लोग हैं, वही दहशतगर्द हैं जो कि फेंस लगाई गई है, बाड़ लगाई गई है, उसको काटते हैं और पाकिस्तान के अंदर आने की कोशिश करते हैं। और 20 से 25 किलोमीटर के फासले पर एक चेक पोस्ट होती है, तो बड़ा मुश्किल है 2600 किलोमीटर के बॉर्डर को मैनेज करना। लेकिन पाकिस्तान तने तनहा ये कर रहा है और दहशतगर्दों का भी कर रहा है। और जैसे कि जाहिद साहब ने भी कहा कि 2 एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो तुले हुए इस बात पर कि दुनिया का अमन खराब करें, तो ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए पूरे दुनिया के लिए इस वक्त खतरा बना हुआ है और इस पर एक्शन लेने की जरूरत है और एक्शन लिया जाएगा तो ही इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जो अमेरिका में वाकया पेश आया है उसके बाद तो पूरी दुनिया की मेरा ख्याल है आंखें खुल जानी चाहिए, ना सिर्फ अमेरिका की जो कि अपनी पूरी पॉलिसी को दोबारा से रिव्यू कर रहा है, देख रहा है, सख्त भी कर रहा है और यकीनन बाकी ममालिक भी जो हैं वो इस पर गौर करेंगे और इससे मुतालिक कोई ठोस हिकमत अमली जो है वो अपनाई जाएगी और जो किरदार अमेरिका अधूरा छोड़ गया था अफगानिस्तान से निकलते हुए उसको अब किसी सूरत पूरा किया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है अमन के लिए
वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी ब्रेक खिदमत से में हाजिर पहले होंगे। हम सोच रहे थे लेकिन कि हम मौसम का हाल अहवाल जो है वो जानना शायद जरूरी है। हम ब्रेकें लगाएं। देखें, मैं पहले भी कह रही थी दिसंबर आ गया, माहौल बदल गया, मौसम बताना बहुत जरूरी है आवाम। अगर मौसम अच्छा तो फिर बताएं, अगर अच्छा नहीं है तो फिर मैं नहीं चाहता कि आप मुझे ना बताएं। सर्दी में इजाफा हो रहा है, कराची में भी हल्की हल्की सर्दी महसूस होना शुरू हो गई है, तो मौसम तो जानना बहुत जरूरी है। और आइए चलते हैं और देखते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा। नाज़रीन, मुल्क भर में ठंडी हवाएं जोर पकड़ चुकी हैं। बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में धुंध और स्मोक छाए रहने का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, आइए जानते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे बुलंदो बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। गिलगित के टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 12 और कम से कम 2 डिग्री रहने का इम्कान है। रुख कर लेते हैं स्कर्दू का, जहां पर हम देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर है 6 और कम से कम -2 डिग्री तक रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। और जी, अब बात कर लेते हैं जन्नत नज़ीर वादी आज़ाद कश्मीर की, जहां ज्यादातर इलाकों में सर्दी का राज बरकरार रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद लिए चलते हैं आपको। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 21 और कम से कम 5 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में हम देख रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो है 14 और मिनिमम -3 रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी भर में टेम्परेचर मजीद गिरने की पेशगोई की है। खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की बात हो जाए और आपके साथ शेयर करेंगे जी KPK के मौसम की सूरत हाल, जहां बेशतर अजला में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा। अगर हम बात करें पेशावर की तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21 और कम से कम 6 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात, जिसे पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर है 12 और मिनिमम -2 तक गिरने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर, सवाबी, मर्दान, DI खान और गिरदोनवा में धुंध छाए रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। और अब बात कर लेते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम की, जहां हम देख रहे हैं सूबे के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बागों के शहर लाहौर लिए चलते हैं आपको। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 और कम से कम 8 डिग्री रहने का इम्कान है। बात हो जाए शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा 21 और कम से कम 7 डिग्री रहने की तवक्को है। औलिया के शहर मुल्तान का जिक्र करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत हम देख रहे हैं 24 और कम से कम 8 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान वस्ती और जनूबी पंजाब के इलाकों में धुंध और स्मोक छाए रहने की पेशगोई की है। और अब बात हो जाए रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान की, जहां ज्यादातर अजला में मौसम सर्द रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा की बात करते हैं, जहां पर हम देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 13 और कम से कम -5 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के शिमाली अजला शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। और हमेशा की तरह आखिर में आपके साथ शेयर करते हैं सूबा सिंध का मौसम, जहां हम देख रहे हैं कि सर्दी की आमद का बाज़ाब्ता तौर पर जो आगाज़ है वो हो चुका है और थोड़ी थोड़ी सर्दी महसूस की जा सकती है। कराची की बात करते हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 और कम से कम 11 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा पारा 27 है और कम से कम 13 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान दर्जा हरारत में मज़ीद कमी की पेशगोई की है। तो हम आपने मौसम की सूरत हाल बता दी है, किस शहर का क्या दर्जा हरारत है, तो मेरा ख्याल है लोगों को डिसाइड करने दें कि मौसम के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या करना है, क्या नहीं करना। हम एक छोटी सी ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब कुछ सेहत की बात कर लेते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारा हाजमा या जो आंतें हैं उसका निज़ाम सिर्फ खाना हजम करने का जरिया नहीं है, बल्कि हमारी सेहत और
और तवानाई पर गहरा असर डालता है। और आज हम बात करने जा रहे हैं गट फ्लोरा की, यानी आंतों में मौजूद मुफीद बैक्टीरिया की, जो हाजमा, मुदाफ़ती निज़ाम और हत्ता के ज़हनी सेहत पर भी बहुत ज़्यादा असर डालती है। इसके साथ हम देखेंगे कि मैदे की आम बीमारियां जैसे बदहज़मी, गैस, तेज़ाबियत, अल्सर की असल वजूहात क्या होती हैं और किस तरह हम अपने गट को मजबूत और सेहतमंद रख सकते हैं। तो इन्हीं अहम सवालात के जवाबात जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में हर्बलिस्ट इसहाक फ़ारूक साहब। इसहाक साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, और इनका तारुफ करवाते हुए हम भी इनके पास ही चलते हैं। नहीं, आपकी जरूरत तो बिल्कुल जी, आपके ज्यादा हम कुछ भी नहीं है, आपकी जरूरत। इसहाक साहब, सर सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि एक बड़ी अंग्रेजी सी लाइन थी कि ये दिमाग पर भी असरअंदाज होते हैं मैदे के मसाइल, ये किस तरह से होते हैं, पहले ये तो बताएं। पुराने हकीम जो है ना, हमारे आबाउजाद जी, वो एक बात कहते थे कि जो मैदा है ना, उसकी प्रॉब्लम अगर किसी को है तो 70 बीमारियों की जड़ है। अच्छा। और आप यकीन जानिए कि वो उस वक्त कहते थे कि हमारे मैदे के अंदर ऐसे जरासीम होते हैं कि जो बीमारियां पैदा करते हैं, ठीक है। लेकिन उस वक्त कोई माइक्रोस्कोप नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। कुर्बान जाऊं लोगों की असेसमेंट पर। अब देखें कि जिस भी शख्स का गट फ्लोरा होगा खराब है ना, तो वो जो सीरोटोनिन और डोपामिन जो है ना, जो हमारे दिमाग ने इस्तेमाल करने होते हैं और हम खुश होते हैं, वो हार्मोन पैदा होते हैं, दिमाग में नहीं होते। वो हमारे पेट में ही पैदा होते हैं, अंटियों में, गट में पैदा होते हैं। और इस्तेमाल करता है हमारा दिमाग। और जिसका भी ये खराब होगा, गट खराब होगी, वो कभी भी खुश नहीं रहेगा। डिप्रेशन, एंजाइटी और नींद की गोलियां खाकर सोएगा। अब देखें, गट फ्लोरा जो है, गट फ्लोरा कहा जाता है कि ऐसे बैक्टीरिया होते हैं हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, जिसके अंदर वायरस भी है, बैक्टीरिया भी है, फंजाई भी है, उनका तमाम जो है वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। और वो जब डिस्टर्ब होते हैं तो उस वक्त बीमारियां पैदा होती हैं। और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे अंदर जो है वो 37 ट्रिलियन, उज़ैर साहब, ट्रिलियन, ओके, ट्रिलियन से 37 ट्रिलियन से लेकर 100 ट्रिलियन तक। वैसे आप तो ना कहें, आपके अंदर तो 50 ट्रिलियन। ठीक है ना? चले मैं आप तो हकीम से बड़े नब्ज़ शनास हैं। इतने क्यों होंगे ना बस। अच्छा। तो 100 ट्रिलियन तक होते हैं। लेकिन जो गंदे बैक्टीरिया होते हैं वो सिर्फ 1 से 2% होते हैं। अच्छा। लेकिन हम लोग जो अपने बैक्टीरिया को बढ़ा रहे हैं, गंदी पाल रहे हैं, उनको बढ़ाते जा रहे हैं। उसके अंदर हम जितनी भी जंक फूड्स खाते हैं, तो वो तमाम की तमाम जो होती हैं, जो मीठा है, सबसे फेवरेट ग़िज़ा उनकी जो है वो मीठा है। उसके बाद उनका, हाँ जी, उसके बाद उनकी जो फेवरेट ग़िज़ा है वो है मैदा। ठीक है जी। जो हम नान खाते हैं, बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े, नूडल्स, मकरोनी, सब कुछ खाते हैं, ये बैड बैक्टीरिया की ग़िज़ा है और वो दिन बढ़ते जा रहे हैं। और अब आती है बात कि बैड बैक्टीरिया से नुकसान क्या होता है। अब ये बीमारियां क्या पैदा होती हैं। ठीक, उज़ैर साहब ने पहले ही आपको बता दिया कि अगर आपको नींद नहीं आती तो गट फ्लोरा डिस्टर्ब है। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आपके सर में दर्द होता है, मिग्रेन है, तो गट फ्लोरा डिस्टर्ब है। अगर आपके दिल के अंदर प्रॉब्लम है, वाल बंद हो रहे हैं, आपको दिल की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो गट फ्लोरा डिस्टर्ब है। जिस भी बंदे को शुगर है, 100%, मैंने एक बात कही थी पहले कि मैं चैलेंज करता हूं डॉक्टर्स को कि जो शुगर है वो लबलबा का मर्ज नहीं है, वो इनडायरेक्ट बैक्टीरियल डिजीज है। और वो यही बैक्टीरिया है जिनकी वजह से गट फ्लोरा की वजह से उनको शुगर होती है। ब्लड प्रेशर गट फ्लोरा की वजह से होता है। स्किन के ऊपर, जो स्किन के ऊपर एलर्जी हो जाती है, एक्जिमा होता है, सोराइसिस होता है, मुंह पर पिंपल निकलते हैं, ये गट फ्लोरा की वजह से ही निकलते हैं, जो डिस्टर्ब होता है। अगर आपके गुर्दे खराब होते हैं तो गट फ्लोरा की वजह से होते हैं। जोड़ों के अंदर दर्दें होनी है, पट्टों के अंदर दर्द होनी है, गट फ्लोरा डिस्टर्ब होगा तो IBS होगा, IBD होगा, आपको सीलियस होगा, या आपको कभी लूज मोशन और कभी कॉन्स्टिपेशन होती है, तो गट फ्लोरा के डिस्टर्ब होने की वजह से होती है। जिस्म के अंदर दर्दें होनी है, आपका मैदा खराब रहता है, जिगर जब भी खराब होगा हमेशा गट फ्लोरा की। इसहाक साहब, मुझे लग रहा है वो जो आप बता रहे थे ना कि जो पुराने हकीम थे वो बताते थे कि 70 भी, मुझे लगता है आप 70 पूरी भी बताना चाह रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ लोगों को समझ आ गई है, मसला क्या है, हल की तरफ आ जाते हैं। अब मैं बताता हूँ इसका हल भी। मेरा वो जग प्लीज मंगवाएं, वो जग ले आए जी, वो जग दें इसहाक साहब को। ठीक है, थैंक यू। यानी कि इसहाक साहब के कहने का मतलब है जो भी बीमारी है ना वो तकरीबन गट फ्लोरा के खराब होने की वजह से है। आपने एक काम करना है, गट फ्लोरा को अगर आप चाहते हैं कि आपका ठीक रहे तो आपको कुछ रेमेडीज बताता हूं। ये 100% अगर आप करेंगे, और खासकर जो मैं बताने लगा हूं, ये इंडिया में तो बहुत चलती है, कांजी के नाम से होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं की जाती। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज है, शुगर के मरीज है, तो ये जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसके लिए आपने इतना सा है जो वो खीरा लेना है। आप उतनी देर तक ये तो काम करेंगे, चुकंदर और खीरा। चुकंदर नहीं, मैं चुकंदर को ना, खीरा वो कह रहे हैं आप काटें। ये, हाँ जी, खीरा आप काटें। ये चुकंदर लेना है इतना,
इतना पीस का चुकंदर लेकर उसको बारीक छोटा छोटा आप कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, इतने पीसेस करके आपने 1 लीटर पानी। इसहाक साहब सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये खीरे का जो जहर निकालना होता है ये कितना जरूरी होता है, ये तो बताइए जरा। कुछ नहीं है, अभी बस खाम खाइए अच्छा, बगैर जहर तो ओके, गला बनी है ना। कोई चीज नहीं है, कुछ नहीं निकालना है। चाहिए। अच्छा, बाकी के अंदर जहर नहीं तो सिर्फ कार्नर में जहर है ना, बाकी के अंदर नहीं फैलेगा फिर वो। अच्छा देखिए मैंने जहर साइड पे रख दिया है। ये सारे का सारा खीरा जो है आपने इसके अंदर वो डाल लेना है, ठीक है जी। इतना जो है ये जरा चुकंदर जो है वो इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है ना। ठीक है, काकी देख ला, एने ना सच्ची गल है कि इन्हें अपनी सास ਨੂੰ रोटी पर लगा के तवक्कुआत देखें बहुत बहुत बड़ी है। नहीं अच्छी तरह से नहीं काटा मैंने खीरा। हम काम भी आना चाहिए, जबरदस्त, ठीक है ना। हाँ, सास ਨੂੰ रोटी नहीं पकाने खानी है। बड़ा खूबसूरत काटा माँ हमने बहुत खीरा, अच्छा, good माँ। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। देखें ये कटिंग तो बहुत फेवरेट काम है मेरा। थैंक यू। Nail polish लगा के ये काटा, आप आपने देखें, एक dedication पूरा देखें। खीरा जो है ना वो भी आपने इस पानी के अंदर इस तरह ओके। करके डाल देना है, ठीक, ठीक है जी। ठीक। सारा खीरा इसके अंदर डालेंगे आप, ठीक। मैं जल्दी से आपको दिखा दूं क्योंकि टाइम कम होता है इसके जी। अंदर, ठीक है। यहाँ पर और ये है अदरक, ठीक है। इसको पीस करके आपने ये अदरक इतना सा जो पीस है इसको पीस करके वो भी आपने सारे इसके अंदर डाल देना है। ओके। ये है हल्दी। हल्दी हल्दी का एक जो है वो भी जितना का आपने अदरक डाला है, ये फ्रेश हल्दी है, इसको धो के अच्छी तरह साफ करके वो भी ठीक। पीस पीस करके आपने इसके अंदर डालनी है। लहसुन जो है, लहसुन को भी आपने छीलना है, यहाँ पर छीलने का टाइम नहीं है, सिर्फ आपको बताने का मकसद है, सीधी सी ठीक। बात है, ठीक है ना। इसकी 5-6 पीस जो है इस तरह से करके आपने उनको भी छील के बारीक करके वो भी इसके अंदर डाल देना है। और 2 मिर्चें लाजमी तौर पर डालनी है, कि इनको मैं काटूंगा बाद में आंखों का हाथ में कीजिएगा, ठीक है ना। वो इसके अंदर डाल देना है। यानी कि ये और मिर्चें इसको- कट करके डालनी है। हाँ जी। ओके। इसको ढांप के आपने 5 दिन, सर्दियां हैं, कम से कम 6 दिन तक इसको धूप में रखना है। सही। अच्छा सुन लेना एक बात, ये फर्मेंटेड हो जाएगा, ओके। इसके अंदर खमीर पैदा हो जाएगा। अगर इसको 20 से 25 दिन रखेंगे तो ये क्या पैदा हो जाएगा, अब आपको बताता हूं बाद में। अब क्या होना है, इसको 5 से 7 दिन आपने जो है ना वो आपने ढांप के रखना है इसको, ठीक है। उसके बाद इसको उठा लें, रोजाना सुबह के टाइम पर इसका 1 गिलास नहार मुंह, थोड़ी सी उसके अंदर हल्दी डाल के, एक सही। चुटकी थोड़ी सी हल्दी डाल के नहार मुंह रोजाना पिया करें। आप यकीन करें, इस तरह ही एक जग जो है जिस दिन आप सही। उठाएं, एक जग और तैयार करके और रख दें, तैयार करके 6-7 दिन के अंदर वो ये होगा, 4 से 5 दिन के अंदर खत्म होगा, वो 3 दिन में वो तैयार हो जाएगा। जितने भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जितने भी शुगर के मरीज हैं, जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं, जिनको डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन कराना जरूरी है, वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें, मेरा रब रहमत फरमाएगा, उनको रिलीफ मिलेगा, वाह, ठीक है जी। 100% श्योरली बात कर रहा हूं कि ये बहुत ही ऑथेंटिक चीज है, ठीक है जी। अगर इसको आप रोजाना तकरीबन 1.5 महीना इस्तेमाल करें तो बहुत जी, चीज जी। है। अब इसके अलावा मैं एक आपको और चीज बताता हूँ, जैसा सब आपकी सर, उससे पहले मुझे ये बताइएगा, कुछ लोग डिटॉक्स वाटर तैयार करते हैं, सुबह उसमें कुछ चीजें ऐड कर लेते जी। हैं, तो वो फर्मेंटेड हो जाता है इतनी जल्दी, वो उतना ही मौसर रहता है? देखिए, ये ज्यादा फर्मेंटेड होगा, ठीक है। ठीक है ना जी, वो कम फर्मेंटेड होगा। ओके। एक रात में भी फर्मेंटेड तो हो जाता है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन ये होता है कि ये ज्यादा बैक्टीरिया इसके अंदर पैदा हो जाता है। बेनिफिशियल वो भी है? हाँ, बेनिफिशियल वो भी है, ओके। लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा ज्यादा, beneficial है, obviously। ठीक है? हाँ जी। अब एक और चीज आपको बताता हूं, अक्सर डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि हर्बल दवाई ने इस्तेमाल करना। मैं आपको जो आज एक चीज बताने लगा हूं, एच पेलोराई बैक्टीरिया पर, जी जी। अगर आपका 3 माह इस्तेमाल कीजिएगा, नेगेटिव ना हो, आपका खर्चा मैं दूंगा। वाह 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 वाह। सबसे पहले आपने ये करना है कि गोंद कीकर, गोंद कीकर बराबर वजन में लेंगे, वो आपकी मर्जी है। और राल सफेद, ठीक। ये गोंद कीकर और राल सफेद बराबर वजन में ले लेनी है। इनको पीसना है, 500 mg का कैप्सूल रोजाना सुबह को नहार मुंह खाना है। जो लोग अमेप्राजोल खाते हैं 15 दिनों के बाद इंशाअल्लाह ताला जी अमेप्राजोल खाने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बेहतरीन। उसके बाद नरकचूर, नरकचूर, अंबा हल्दी अंबा हल्दी और रतन जोत, रतन जोत, ये 3 चीजें लेनी है। तीनों को बराबर वजन में पीस लेना है, 1000 mg का कैप्सूल भर लेना है। ठीक। और इसको भी आपने खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। सही। मलट्ठी पाउडर, ठीक। हल्दी का पाउडर और सौंफ का पाउडर, तीनों चीजों को बराबर पीस लें, लेकिन इसको आप खुला खाएं, आधी चम्मच। थोड़ा सा हल्दी की वजह से टेस्ट बिटर लगता है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। सही। इसको आपने खाना है सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के बाद। ये जो मैंने रेमेडी बताई है, मेरा चैलेंज है, ठीक है। 3 माह इस्तेमाल कीजिएगा। वाह। एच पेलोराई बैक्टीरिया नहीं रहता। मैं अपने क्लिनिक पर इस्तेमाल करता हूं और अल्लाह की जात का शुक्र है, ये हजारों लोगों पर आजमूदा है, जो मैंने अपने क्लिनिक का नुस्खा आपको बताया। ओके, जबरदस्त। ये जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। बेहतरीन। अभी आप बात कर रहे थे डिप्रेशन की। जी जी। जी,
हमने बदकिस्मती हमारी उज़ैर साहब ये है कि हमारी आवाम बड़ी भोली है। जी वो बेचारी इंग्लिश जानती नहीं थी, हमारे डॉक्टरों ने इंग्लिश के अल्फाज क्या है कि उनको लोगों को ऐसा मुतासर किया, वो कहते हैं कि पता नहीं क्या है। जी जितने भी लोग परेशान होते हैं, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, उनको खाम खा के होती है और रात को नींद नहीं आती। जी काम कहाँ था? गट बैक्टीरिया का, ठीक है, लेकिन लगा हमने कहां पर दिया उनको? नींद की गोलियों पर। वो खाते रहते हैं। अगर कोई चर्स पी ले तो उन्होंने कहने से भंगी, शराब पी ले तो कहने शराबी, ठीक है जी। नशा करने वाला है कि जी नशा करता बहुत गंदा, लेकिन हम खुद जाके मेडिकल स्टोर से लेते हैं, गोली खाते हैं और सुबह को बड़े फख्र से कहते हैं मैं तो जब तक पिल्स ना लूं मुझे नींद नहीं आती। और भाई खुदा का नाम ले, दूसरा नशेई है और आप नशेई नहीं है जी। ठीक है ना। अब इसके लिए मैं जो रेमेडी बताने लगा हूं आपको, जी इस्तेमाल कीजिएगा। दुआएं देंगे आप, इस पूरी टीम को यकीन करें। वाह वाह वाह, आपने तगर लेना है, ठीक। तगर कोई नशा नहीं होता। इसको पढ़ के देखिएगा, पहले मैं जो बता रहे हैं उसको नेट पर पढ़ें, आप जाएं चैट जीपीटी पर। तगर, ठीक है नहीं, गाबा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो आपके दिमाग के अंदर होती है, इंतहाई जबरदस्त किस्म की नेचुरल तरीके से तगर। और ये नुस्खा आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा। तगर लेना है, बाल छड़ लेना है और अजवाइन देसी, ठीक। क्वांटिटी भी इसकी बता दें जरा। तीनों चीजें बराबर वजन में लेनी है। वो आपकी मर्जी है, जितना भी लें आप, 20-20 ग्राम ले लें, 30-30 ग्राम ले लें। 1000 mg का कैप्सूल दोपहर को और रात को। 15 दिन के बाद इंशाल्लाह ताला अजीज आपको नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं रहेगी। जबरदस्त। कभी ड्राइवर हजरात ने इस्तेमाल करें, मैं सच कह रहा हूं, मैं ये छोड़ नहीं रहा हवा में, ठीक है। इसके साथ नींद इतनी आने लग जाती है कि अगर आप ड्राइविंग करेंगे तो गुनूदगी होगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद किसी बार ठुक्के पे हो तो मैनू गाला कटोगे, ऐसे नहीं करनी, ठीक है। तो आपने ये चीजें इस्तेमाल करनी है। नींद की गोलियां जो हैं वो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आपकी छूट जाएंगी, ठीक है जी। बेहतरीन है साहब साहब, आपने बहुत सारे जो मैदे के मसाइल हैं वो भी बता दिए हैं, हमारी इंफॉर्मेशन में भी इजाफा किया है कि ये जो दिमागी कुछ मसले भी चल रहे होते हैं ये भी आपके गट की वजह से ही होते हैं। और नींद के लिए तो बड़ी बेहतरीन चीज़ आप बताए चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और यकीनन नाजरीन आपको इससे फ़ायदा भी होगा। आप इस्तेमाल करके अपना फीडबैक जो है वो हमें ज़रूर दे सकते हैं कमेंट की सूरत में। अभी जनाब ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। और हम सब इंसानों की फितरत में एक चीज़ शामिल है कि हमें तलाश मौजूद रहती है कि जी हम आने वाले दिनों को देख सकें कि हमारा मुकद्दर किस समत में जा रहा है, क्या हालात गलत रास्ते तो नहीं जा रहा, गलत रास्ते तो नहीं जा रहा, कब किस्मत मेहरबान होगी और कब जो आपके तो दिल में यही चल रहा ना, दिसंबर दरीचों में आकर ठहर जाए, तो मतलब इस तरह की कुछ शायरी चल रही होगी। यस, हो सकता है। वैसे दिसंबर आ चुका है, यकीनन सबने उम्मीदें लगाई होंगी, तो नेक्स्ट दिसंबर तक के लिए क्या हो सकता है ये भी उम्मीदें होंगी। आने वाला साल, आने वाला हफ्ता क्या होगा ये हम जानने के लिए अपने सितारे जो हैं, क्या कहते हैं, अपने हमारे सितारे के हमारे स्टार हैं जनाब, स्टार के और पास हमारे शो के मंडे के स्टार हैं, जी मंडे के स्टार दाऊद अहमद दाऊद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। आपका इंतजार हो रहा होता है बड़ा बेसब्री से। एरीज से स्टार्ट करते हैं, एरीज वालों का हफ्ता कैसा रहे? सबसे पहले आपका शुक्रिया, बिलाशुबा स्टार्स का आगाज तो मंडे, जाहिर बात है चांद और सूरज का एक हसीन इम्तिजाज। कैसा रहेगा? कौन और चांद कौन? कैसा रहेगा ये वीक? 4 बुरूज के लिए मुकद्दर के दरवाजे खुलने वाले हैं। 2 बुरूज को एहतियात करना है। रेमेडीज क्या है, स्टोरीज क्या है, सारी एनर्जी आपके सामने। सबसे पहले बात एरीज पुरुष अमल, एरीज वालों के लिए इस वीक में ख्वाहिशें पूरा होने का वक्त है। ये वीक आप लोगों के न सिर्फ मामलात में बड़ा ज़बरदस्त एनर्जी लेकर आएगा, आपकी स्पिरिचुअलिटी में एक बड़ा ज़बरदस्त इजाफा। कुछ नया करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हालात आपका साथ देते हुए नज़र आते हैं। बात करें आप लोगों के जॉब, बिजनेस और कैरियर की, तो जॉब और बिजनेस और कैरियर में अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कीजिए इस वीक में। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है, कामयाबी है। एजुकेशन के मामलात में भी तलबा तालबात के लिए अच्छी स्ट्रेंथ लेवल अच्छा हो रहा है। तालीमी मामला, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कोई रिलेशन, कोई मामला से मुतल्लिका मून एनर्जी आप लोगों को मैसेज दे रही है, नो नीड टू वरी। और जनाब सन एनर्जी का मैसेज है, एक नया आगाज़ हो रहा है पढ़ने के लिए, या जल जलाली वाले इकराम का विर्द आप लोगों के लिए इस वीक में 100 टाइम जबरदस्त एनर्जी लेकर आए। थोड़ा सा दाऊद साहब वरी होने की जरूरत है, क्योंकि 9 मिनट हमारे पास बाकी हैं और हम चाहते हैं कि 1-2 कार्ड कम करके हम टॉरस की तरफ चले जाएं। टॉरस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है? तो टॉरस वालों के लिए ये वीक कुछ चीज़ों से मुतल्लिका एक अच्छी एनर्जी लेकर आएगा, कामयाबी मिलेगी, अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे। और कुछ थोड़ी सी मायूसी हो सकती है, लेकिन
डबल माइंडेड भी नजर आते हैं। जॉब और बिजनेस की बात करें तो प्लानिंग करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों में नेगेटिविटी है। मोहब्बत की बात करें तो डिसहार्ट नजर आते हैं, और एजुकेशन के मामलात में ज़्यादा जिम्मेदारियां तलबा तालबात पे पड़ रही हैं। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ ज़बरदस्त है। ट्रैवलिंग आप लोग इस वीक में कर सकते हैं। सन एनर्जी आप लोगों को इस वीक में मैसेज दे रही है, लुक का साइन। और मून एनर्जी का मैसेज है आप लोगों के लिए इस वीक में आपके ख्वाबों को एक अमली मंसूबे की ज़रूरत है। पढ़ने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 100 टाइम रोज़ाना। जेमिनाई वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो माली मामला से मुतल्लिक़ आपको कुछ चीज़ें चेंज करना पड़ेंगी, अखराजात को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्लैरिटी आपको मिल जाएगी किस चीज़ की, जिस भी मामले में आप आगे तवज्जो बढ़ा रहे हैं वहाँ यहाँ पे कम्युनिकेशन और खबरों की भरमार नजर आती है। जॉब और बिजनेस की बात करें, सुस्ती नहीं दिखानी, चीज़ें डिले हो सकती हैं। आप अपने कामों पे अच्छी वर्किंग करके अपने मामलात को बेहतर कर सकते हैं। मोहब्बत के मामलात में बहस नहीं करिएगा, लड़ाई झगड़ा आपके रिलेशन को डिस्टर्ब कर सकता है। एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त नजर आती है, और हेल्थ की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। ट्रैवलिंग आप लोग इस वीक में कर सकते हैं। मून एनर्जी मैसेज दे रही है तब्दीली की ज़रूरत है, और सन एनर्जी आपको मैसेज दे रही है चूज अ न्यू डायरेक्शन। कैंसर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो कैंसेरियन इस वीक में स्ट्रेट फॉरवर्ड, गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। कुछ नेगेटिविटी डिले होने की वजह से मामला था, लेकिन एंड ऑफ द वीक में आप जो चाहते हैं वो अल्लाह ताला आपकी एनर्जी को बेहतर कर देंगे, कामों में हेल्प आएगी। जॉब और बिजनेस थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आती है, नेगेटिविटी है। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में स्ट्रेंथ नजर आती है, कामयाबी नजर आती है। और जनाब एजुकेशन के मामलात में चेंजिंग की ज़रूरत है। हेल्थ डिस्टर्ब है। ट्रैवलिंग आप लोग इस वीक में बैलेंस करके कर सकते हैं। सन एनर्जी का मैसेज है वेट का। मून एनर्जी मैसेज दे रही है आप लोगों को तवानाई जोर पकड़ रही है। लियो वालों के इस वीक में स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो लियो वालों का ये वीक बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है। आपके हालात में एक पॉजिटिव चेंज नज़र आता है, कामयाबियों के दरवाजे खुलते हुए नजर आते हैं। जो करना चाहते हैं उसके ऊपर डिटर्मिनेशन काफ़ी हाई है। अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने का ये वीक है। जॉब और बिजनेस की बात करें लियो वालों की तो आपकी कोई शेयरिंग हो सकती है, पार्टनरशिप लग सकती है इस वीक में। मोहब्बत की बात में बहुत अच्छी एनर्जी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन मोहब्बत से ही मामला को डील कीजिए। एजुकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ बेहतरीन है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल और लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल बेहतर रहेगा। ट्रैवलिंग अभी ना कीजिएगा। सन एनर्जी मैसेज दे रही है कम्युनिकेशन क्लियरली, और मून एनर्जी मैसेज दे रही है आप लोगों को आप अपना मकसद हासिल करने के बहुत करीब हैं। विर्गो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है तो विर्गो वाले इस वीक में मेडिटेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। सोच विचार रहेगी, कुछ ऑप्शंस नजर आती हैं यहाँ पे। माजी से बाहर निकलना ज़रूरी है इस वक्त। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, राब्ते हैं, ताल्लुकात हैं। जॉब और बिजनेस नया आगाज़, बहुत अच्छी एनर्जी है, कामयाबी है। और मोहब्बत में ओवर थिंकिंग से बचना है, नेगेटिविटी हो सकती है। एजुकेशन के मामला तलबा तलबात के लिए थोड़े से चेंज करने की ज़रूरत है। हेल्थ बेहतरीन है। ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। और जनाब यहाँ पे सन एनर्जी मैसेज दे रही है यू आर रेडी, और मून एनर्जी मैसेज दे रही है आप लोगों को इस वीक का एक मुश्किल वक्त का इख्तिताम हो रहा है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कसरत से पढ़ना ज़बरदस्त। लिब्रा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो लिब्रा वाले थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं अपने मामलात को लेकर, चीज़ें बेहतर करने की कोशिश में हैं, लेकिन ये कोशिश कामयाब होगी क्योंकि यहाँ पे आपका मोहब्बत के मामलात, रिलेशन के मामलात, फैमिली से मामलात और आपके घरेलू मामलात स्ट्रॉन्ग बेहतरी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि मंगल से ट्यूसडे से चेंज हो रहा है आपके मामलात में। जॉब और बिजनेस जज्बाती नजर आते हैं, लेकिन कारोबार में या जॉब में जज्बात तो नहीं चलते। मोहब्बत में अपॉर्चुनिटीज़ है। एजुकेशन ज़बरदस्त है। हेल्थ आपकी ज़बरदस्त है, बेहतरीन सेहत। ट्रैवल कर सकते हैं। और सन एनर्जी का मैसेज है यहाँ पे वेट का, नो का, और मून एनर्जी आप और आपके अजीज़ महफूज हैं। स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है तो स्कॉर्पियन के लिए ये वीक बहुत ज़बरदस्त है। कुछ बेहतरीन एनर्जी के साथ आगाज़ होगा। यहाँ पे माली तौर पे चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। आप अगर उदास हैं या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम रहेगा। जॉब और बिजनेस की बात करें तो अपने जॉब और बिजनेस में लड़ाई झगड़ा और बहस से बचना है। फजूल की बातें प्रॉब्लम लेकर आएंगी। मैरिज और रिलेशन में सोच समझ के बात करनी है। एजुकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ बेहतरीन है। ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। मून एनर्जी मैसेज दे रही है आप अपने लिए काफ़ी हैं। सन एनर्जी मैसेज दे रही है नॉट टू राइट टाइम, और पढ़ने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सजिटेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक
आगाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम, नेगेटिविटी से बचना है, रूहानियत से हेल्प लेनी है, रूहानियत पीक पे है, पेरेंट्स की तरफ से फैसले आपके हक में बेहतर होते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे बात करें आप लोगों के जॉब और बिजनेस की, अपनी बातें अपने तक रखेंगे तो ही फ़ायदा होगा, लोगों को अपनी सीक्रेट्स ना बताएं। मोहब्बत में पॉजिटिविटी है, कामयाबी है, एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है, हेल्थ बेहतरीन है और ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे सन एनर्जी का मैसेज है, बिग हैप्पी चेंज का, और मोहब्बत मून एनर्जी कह रही है कि ज़ाती मसला हल तक पहुंच रहा है। कैप्रिकॉर्न वाले क्या कर रहे हैं? कैप्रिकॉर्न वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है, तो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न वालों के लिए मुझे कार्ड की शफलिंग करना पड़ती है जनाब। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इस वीक में अपॉर्चुनिटीज़, कामयाबी आप, और सेकंड ये कि आप अपने आप से फाइट कर रहे हैं, लड़ाई के हालात बेहतर करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और जनाब अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी, मामला चेंज हो रहे हैं। जॉब और बिजनेस की बात करें तो जॉब और बिजनेस में कंफ्यूजन को दूर करना है, नेगेटिविटी को भगाना है। मोहब्बत की बात करें, मोहब्बत ज़बरदस्त है, स्ट्रेंथ है, कामयाबी हो सकती है, एजुकेशन बेहतरीन है, हेल्थ ज़बरदस्त है, और ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। और सन एनर्जी मैसेज दे रही है सक्सेस का, मून एनर्जी मैसेज दे रही है रूहानियत और अमलियत में तवाज़ुन रखिएगा। एक्वेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, कुछ आगाज़ थोड़ा नेगेटिविटी से हो रहा है, मामलात में डिले है, चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, कामों में रुकावट है, लेकिन एंड ऑफ द वीक फ्राइडे से ख्वाहिशें पूरी होंगी, एक कोई बड़ा काम और जैक लग सकता है। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में प्रेशराइज नजर आते हैं, जॉब और बिजनेस में पैसे, चीज़ें बेहतरी की तरफ, हालात में बेहतरी है, एजुकेशन के मामलात में चेंज, नेगेटिविटी है, हेल्थ बेहतरीन है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, वॉक, ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। और जनाब मून एनर्जी का मैसेज आप लोगों के लिए, बड़ी तस्वीर की तरफ बड़ा सोचें, बड़ी एनर्जी मिलेगी। और फिर आपको सन एनर्जी मैसेज दे रही है, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, और पढ़ने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लास्ट वन, पाइसेस। पाइसेस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रहा है? पाइसेस वालों के लिए दोनों तरह के मामला, चाहे रूहानी हो चाहे ज़ाहरी हो, मदद है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, बैलेंस कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर रहे हैं। जॉब और बिजनेस की बात करें, बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेंथ मौजूद है। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में धोखे दही से बचना है, ना देना है ना लेना है धोखा, एजुकेशन जबरदस्त है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ जबरदस्त, स्ट्रॉन्ग हेल्थ, ट्रैवल सोच समय के कीजिएगा। सन एनर्जी मैसेज पीसफुल रेजोल्यूशन, और मून एनर्जी मैसेज दे रही है आपके ख्वाबों पर भरोसा रखना चाहिए, अपने ख्वाबों पर, इससे कामयाबी मिलेगी। और पढ़ने के लिए या लतीफ़ो या वदूद का वेद। अच्छा दाऊद साहब, दिसंबर का महीना कैसा रहेगा ये बता दें, क्योंकि दिसंबर के लिए हम बड़े एक्साइटेड हैं। दिसंबर का महीना कौन से सितारों के लिए बड़ा बेहतरीन? बहुत बेहतरीन। अच्छा जी, दिसंबर का सितारे मिल भी सकते हैं। दिसंबर का महीना ओवरऑल कैसा रहेगा? 3 कार्ड निकालते हैं। दिसंबर के महीने में आपको दिसंबर के महीने में ज्यादा काम करना चाहिए, वर्किंग ज्यादा करनी चाहिए। सर्दी में लोग सुस्त हो जाते हैं। सेकंड कार्ड की एनर्जी में कामयाबियां मिलेंगी तमाम स्टार्स, क्योंकि यहाँ पे 2026 है वो 1 की एनर्जी, 1 है सन है सूरज। सूरज कहता है कि मेरे साथ ही निकलो, काम करो, मेहनत करो। जिसने अपने वक्त का ज़िया किया, वक्त उसको रौंद डालेगा। आपको अभी से तैयारी करनी है, 2026 आने वाला है, उसकी जबरदस्त प्लानिंग करनी है, क्योंकि अब 1 न्यूमरोलॉजी में जो 1 होता है वो आपका एक नया सिलसिला शुरू करने की तरफ जा रहा है। तो जनाब दिसंबर आपको आने वाले वक्त की अपॉर्चुनिटीज, कामयाबियों का एक आगाज और अच्छी एनर्जी लेकर आएगा। सही, जबरदस्त। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया दाऊद साहब ने। हम बात की कि वो आपकी बचत के लिए भी महम बड़ी अहम है कि सूरज के साथ निकला जाए ना, तो सूरज के साथ अगर आप चलना शुरू कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी कम हो जाएंगे। जो लोग कहते हैं ना बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो हमें भी अपनी रूटीन जो है वो बेहतर करने की जरूरत है। एक मशवरा है, जब सूरज के साथ निकले तो माल्टे लेके निकले। यानी विटामिन डी और सी पूरा हो आपका। या वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब कुछ जिक्र कर लेते हैं एक इनकलाबी कदम के हवाले से। पंजाब में अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बड़ा और इनकलाबी कदम उठा लिया गया है। अब हर शहरी का मोबाइल फ़ोन खुद एक सेफ सिटी कैमरा बन गया है। वज़ीर आला पंजाब के महफूज पंजाब विजन के तहत पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने एक नया फीचर मुतारिफ करवाया है, जो बराह रास्त लाइव और कंट्रोल रूम से जुड़ा होगा और हर हंगामी हालात में मदद की रफ्तार को पहले से कहीं ज्यादा तेज बना देगा। अब अगर कोई संगीन वाकया पेश आए तो शहरी अपने मोबाइल की लाइव वीडियो एक क्लिक में सेफ सिटी कंट्रोल रूम तक पहुंचा सकेंगे, जिससे असल सूरत हाल का फौरी अंदाजा होगा और रेस्क्यू या पुलिस की कार्रवाई पहले से ज्यादा मौसर और तेज हो जाएगी। इमरजेंसी कॉल 15 पर की जाएगी।
सेफ सिटी ऑफिसर एक खुसूसी लिंक आपको भेजेगा और जैसे ही शहरी वो लिंक खोलेंगे तो जनाब उनके मोबाइल का कैमरा बराह रास्त कंट्रोल रूम के साथ जुड़ जाएगा। मगर नाजरीन, ये फीचर सिर्फ इमरजेंसी के लिए है और शहरियों से दरख्वास्त है कि लोकेशन ऑन रखें ताकि दुरुस्त मकाम तक बर वक्त मदद पहुंच सके। और इसमें कोई आप लोगों ने प्रैंक नहीं करना होता है ना कि मतलब आप मिस यूज़ करते हैं, तो अगर कोई सहूलत आपको दी गई है तो उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें ताकि आप कहीं खाना खाने जाएं और आप कैमरा ऑन करके कह दें ये मैं हूँ, ये मेरे दोस्त हैं और ये खाना खाया जा रहा है। इस तरह का कोई काम आपने नहीं करना, वरना FIR भी होती है फेक कॉल। बिल्कुल, ये तो हमने आगाही फैला दी है। एक और जी आगाही फैला दें हम कि आज 9 दिसंबर है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एड्स से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और ये दिन पहली बार 1987 में मुतारिफ करवाया गया ताकि अवाम में एड्स के जो खतरात हैं उससे बचा जा सके, उससे शऊर उजागर किया जा सके उस हवाले से, और लोगों को दुरुस्त मालूमात जो है वो फराहम की जा सकें। और माहिरीन के मुताबिक एड्स की जो दरियाफ्त है वो 25 साल से ज़ायद का अरसा इसको गुजर चुका है और दुनिया भर में अब तक इस मोहलिक बीमारी के बाइस कम अज़ कम 2 करोड़ 50 लाख से ज़ायद अफराद अपनी जानें खो चुके हैं। अगरचे इस मरज़ का कोई मुकम्मल इलाज तो मौजूद नहीं है, मगर बर वक्त और दुरुस्त इस्तेमाल की जाने वाली जदीद अद्वियात मरीजों को कई सालों तक सेहतमंद जिंदगी गुजारने की सहूलत फराहम कर सकती हैं। दुनिया भर में एड्स के मरीजों की तादाद में बतदरीज कमी आ रही है, ताहम पाकिस्तान में ये मरज़ तेज़ी से फैल रहा है। सबसे बड़ी वजह नशा करने वाले अफराद के दरमियान सिरिंजेस का गलत इस्तेमाल है और मोहतात अंदाजों के मुताबिक पाकिस्तान में HIV वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। माहिरीन आज के आलमी दिन पर जोर दे रहे हैं कि सही मालूमात, हिफाजती इक़दामात और शऊरी रवैये के जरिए न सिर्फ इस मरज़ के फैलाव को रोका जा सकता है बल्कि मुतासर अफराद की ज़िंदगी को भी बेहतर बनाया जा सकता है। जी, तो ये आज जी आलमी दिन मनाया जा रहा है। अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल। ये जो हम एक दूसरे के इक्विपमेंट्स वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं, सिरिंजेस इस्तेमाल कर लेते हैं, रेज़र वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि बार्बर की शॉप्स पर भी, तो इन सब चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। बिल्कुल जी, और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने ख़ानदानी कवानीन के एक नहायत अहम और वाज़ेह असूल को एक बार फिर से मजबूती से सामने रखा है। तलाक से मुतालिक वाज़ेह फैसला सुना दिया है। अदालत उस्मा ने मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 की दफ़ा 7 की बुनियादी रूह को एक बार फिर खोल कर बयान किया और 2 टोक अल्फाज में यह वाज़ेह किया है कि तलाक चाहे 3 दफ़ा दी गई हो या किसी भी शक्ल में हो, वो उस वक्त तक मौसर नहीं होती जब तक 90 दिन की मुद्दत पूरी ना हो जाए। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि 90 दिन की मुद्दत सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई नहीं है बल्कि सुलह, समझौते और ख़ानदान को बचाने का एक मजबूत कानूनी मौका भी। जी बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक और अहम नुक्ता भी उजागर किया है और कहा है कि अगर शौहर निकाहनामे में बिला शर्त हक़ तलाक बीवी को सौंप दे तो फिर बीवी को न सिर्फ तलाक देने का मुकम्मल इख्तियार हासिल होता है बल्कि उसे वापस लेने का हक भी पूरी तरह बरकरार रहता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे शौहर चाहे तो अपनी दी गई तलाक वापस ले सकता है। कानून दोनों के लिए तवाज़ुन और इंसाफ के साथ जो है वो एक जैसा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सीधा, शफाफ और अवाम के लिए बेहद अहम है। 3 तलाक हो या फिर 1, 90 दिन से पहले कोई भी तलाक मौसर नहीं होगी और बीवी को दिया गया हक के तलाक मुकम्मल बाइख्तियार और काबिल वापसी है। खानदान तबाह करने की बजाय कानून पहले सुलह का दरवाज़ा खोलता है। यह फैसला खानदानी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत मिसाल है और फिर गुस्से में दी गई तलाक हो या फिर जज्बात में उठाया गया कोई कदम, कानून कहता है कि रुकें, सोचें, बात करें, शायद आपका घर बच जाए। तो नाज़रीन, इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी गेस्ट हैं सीनियर लीगल एडवाइज़र बैरिस्टर अमरीन साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताएं कि तलाक से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला सामने आया है, ये फैसला कानून और समाजी एतबार से कितनी अहमियत का हामिल है? थैंक यू सो मच। बहुत इम्पोर्टेंट था आई थिंक इस टाइप का जजमेंट आया जहाँ पे हमें समझ आए, क्योंकि एज फैमिली लॉयर्स, एज डिवोर्स लॉयर्स ये नज़र आ रहा है कि एक तो पहली बात पाकिस्तान में डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पिछले 5-6 साल से। बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं डिवोर्स के, और आगे फिर जो ऑप्शंस आ जाती हैं कि किस तरीके से करना है, उसमें फिर आपको ये नज़र आ रहा है कि जजेस के अलावा जो यूनियन काउंसिल में, क्योंकि काफ़ी पावर्स जो हैं वो डायरेक्टली, जैसे कि एक आदमी है वो फिर अदालत नहीं जाएगा, वो तो यूनियन काउंसिल में ही जाएगा। तो वहाँ पे जो सेक्रेटरी बैठे होते हैं जिनको पावर दी जाती है ऑफ अ सिविल आपका मैजिस्ट्रेट के लेवल की, उनके पास उनको भी नहीं पता होता।
सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो डिवोर्स लॉज हैं उसको देखें और उसके ऊपर हम काम करें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखें। सो जो आपका सेक्शन 7 है वो डेफिनेटली बड़ा क्लियरली बताता है और इसमें बड़ी मगर आपने ये भी देखा है कि लोग अपने लोकल जो है उलमा वगैरह उनसे एक जजमेंट ले लेते हैं और कहते हैं कि जी तलाक हो गई। अभी मेरे पास भी रीसेंट केस था कि वो कह रही थी कि नहीं जी तलाक हो गई क्योंकि उससे गुस्से में 3 बार कह दिया इट्स फाइन तलाक हो गई है। सो इसके ऊपर अगर एक डिसीजन आई है, डिसीजन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि नादरा का डिवोर्स सर्टिफिकेट ऐसे नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो भी सुन भी रहे हैं, क्या आपके कहने से तलाक नहीं हो गई, अदालत ने इसको बिल्कुल बड़े वाज़े तरीके से, अच्छे तरीके से जस्टिस मोहम्मद शफी ने इसको लिखा है, इसको समझें और उसके बाद फिर आप यूनियन काउंसिल जाएं ताकि उसके बाद फिर ये प्रोसेस हो। इस तरीके से गलत है और बहुत ही नाजायज़ तरीका है औरतों के लिए भी और आई थिंक आदमियों के लिए भी। जी अच्छा अमरीन साहिबा, सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये फैमिली सिस्टम में, ख़ानदानी निज़ाम में बेहतरी लाने में कितना बेनिफिशियल हो सकता है और ख़वातीन के हकूक़ के तनाज़ुर में अगर इस फैसले को देखें तो क्या इसके फ़ायदे नज़र आते हैं? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट के अलावा आई थिंक हमारा इस्लाम बड़ा क्लियर है। अल्लाह ताला ने हमें ये बड़ा वाज़े तौर पे कहा हुआ है कुरान में कि जब आप गुस्से में होते हैं तब यानी कि ये हम नहीं कर सकते, मगर हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम है कि एक तो आदमी और फिर वो जब गुस्से में होता है या उसकी फैमिली हो वो इसको अनड्यू यूज़ कर रहे हैं और ये बड़ी फैमिलीज बर्बाद हुई हैं, बड़े बच्चे अफेक्ट हुए हैं इससे। सो यस, ये जजमेंट का आना बहुत ज़रूरी था, इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी था, वरना अगर आप सेक्शन 7 ऑफ आपकी फैमिली मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस देखें तो उसमें ये बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, मगर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। एंड आई थिंक इसको हाईलाइट करना बड़ा ज़रूरी था इस वक्त कि ये तरीका है और ये जो 90 डेज़ के ऊपर जो हाईलाइट करें और जो आप लोग कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यू सी डिवोर्स के बड़े तरीके हैं। डिवोर्स अगर आप डेलीगेटेड देखें वो सेक्शन 8 में वो औरत को आपने दे दिया है कि औरत यूनियन काउंसिल चली जाए, आदमी को आपको पता है कि किस तरीके से ये जो 90 डेज है इसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को ये पता हो कि हमारे पास गुंजाइश है अपने घर को बचाने की, अपने आप में आपस में रिकंसाइल करने की। अमीन साहिबा, बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है कि 90 डेज पर फोकस रखना चाहिए और आवाम को ताकि समझ आ सके कि इतने दिन है, गुंजाइश मौजूद है। निकाह नामे में बिला शर्त हक़ तलाक का क्या मतलब होता है? आवाम अक्सर इसे गलत समझते हैं, इसकी अमली हैसियत क्या है? I presume आप डेलीगेटेड राइट की बात कर रही हैं जो सेक्शन 8 में है, जो औरतों के लिए है। जी जी जी, जो डेलीगेटेड राइट है वो तो औरतों को देते हैं, जो बीवी है उसको देते हैं कि विदाउट एनी कंडीशन जो है आपके पास एक डेलीगेटेड राइट है, उसमें वो जो औरत है वो डायरेक्टली यूनियन काउंसिल की तरफ जा सकती है और वो उनके ऊपर वही जो होता है ना प्रोसेस जो एक आदमी करता है कि जी 3 डेज का नोटिस जो है वो करना होता है दूसरी पार्टी को, फिर जाके आपको यूनियन काउंसिल से पहले एक डिवोर्स सर्टिफिकेट मिलता है और उसके बाद फिर निकाह नामा नादरा की तरफ से डिवोर्स डीड मिलता है। मगर अगर आप वैसे पूछें कि अनकंडीशनल डिवोर्स राइट तो उस पर भी यही है, कोई भी आप शर्त लिख लें निकाह पे, चाहे वो आप एक औरत को दें या एक आदमी के ऊपर कोई उस पर कोई शर्त ना लगाएं, उसका एक ही प्रोसेस है और वही प्रोसेस है जो पाकिस्तान में है। आपके 30 दिन के बाद आपने नोटिस देना है अपनी बीवी को और वो यूनियन काउंसिल से नोटिस जाता है, आपके वकील की तरफ से नहीं जाता। एक और चीज़ हो जाती है कि जी वकील के लीगल नोटिस के थ्रू चला जाता है डिवोर्स नोटिस, ये इनवैलिड होता है। ये सिर्फ जो वैलिड है वो यूनियन काउंसिल से है, वो 3 दफ़ा जाएगा तो फिर आपकी डिवोर्स। अमरीन साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम चाहते हैं कि लोग जो हैं इसको समझ लें, इस टॉपिक को समझ लें अच्छी तरह से। मतलब दीनी अहकामात के अतबार से भी अगर आप देखें, लॉस को भी आप देखें, खुला की तो लोगों को उस बारे में तो नॉलेज है, लोग जानते हैं, लेकिन ये जो बिला शर्त हक़ तलाक है, ज़रा इसको भी मज़ीद एक्सप्लेन कीजिएगा। और आपने बताया कि आप किस तरह, जिस तरह मर्द एक्सरसाइज करता है खातून भी कर सकती है और कोई रीज़न होना इसके लिए ज़रूरी नहीं है।
हाँ, नहीं, इसको मैं आपको फिर से समझा रही हूँ। ये एक तो ये है कि आदमी को के ऊपर कोई शर्त नहीं है, वो तलाक दे सकता है। सही। ठीक So, है। उसके ऊपर ये इसका हरगिज मतलब नहीं है कि उसको जब गुस्सा आए तो वो कहे तलाक तलाक तलाक, तो जी तलाक हो गई, ऐसे नहीं होता। और न ही इसको एक्सेप्ट किया जाता है, और न ही इसकी कोई लीगल और इस्लामिक वैल्यू। ठीक। एक तरीका है, और वही एक तरीका है, लाइक आई हैव सेड, कि अपने वकीलों के थ्रू लीगल नोटिस भेजना छोड़ दें, वो भी तलाक नहीं होती। बड़ी औरतें आती हैं मेरे पास और वो कहती हैं कि जी तलाक हो गई है, और आगे वो किसी लॉयर का लेटर हेड के ऊपर नीचे लिखा होता है कि जी आई गिव यू तलाक। ये तलाक नहीं है, पहली बात तो ये समझ लें। सो ये सिर्फ और सिर्फ आपने जो है यूनियन काउंसिल में जाना है, यूनियन काउंसिल में आपने एप्लीकेशन देनी है। अमरीन उस साहिबा, एप्लीकेशन के बाद मेरा दोनों पॉइंट ये था कि जो खवातीन के पास हक़ तलाक है निकाह नामे के अंदर, मैं उसकी वजाहत चाह रहा था। डेलीगेट, हाँ सॉरी, सो डेलीगेटेड राइट ऑफ डिवोर्स जो है वो सेक्शन 8 के तहत है। उसमें भी एग्जैक्टली यही करना है। उसमें भी लड़की ने एप्लीकेशन डालनी है, उसने अपना निकाहनामा की कॉपी जाएगी, उसका आईडी कार्ड जाएगा, उसमें बताएगी कि मेरे पास डेलीगेटेड राइट ऑफ डिवोर्स है। निकाहनामे की कॉपी इसीलिए रखेंगे क्योंकि उसके ऊपर अगर लिखा होगा तो फिर ही यूनियन काउंसिल आगे प्रोसीड करेगी। अगर है तो फिर दूसरी पार्टी को नोटिस जाता है, दूसरी पार्टी को फिर बुलाया जाता है। वही प्रोसेस है 90 डेज का। उसको करेंगे कि 90 डेज के अंदर आपको बुलाया जाएगा। रिकंसिलिएशन प्रोसीजर होता है यूनियन काउंसिल में, और अगर वो नहीं होते तो फिर कहीं पे जाके पहले यूनियन काउंसिल से डिवोर्स सर्टिफिकेट बनता है, और उसके बाद फिर जाके नादरा से बनता है। एक चीज़ आप के प्रोग्राम में लाइव जा रहा है तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँ, ये यूनियन काउंसिल्स के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पाकिस्तान में कोई रेगुलेट नहीं कर रहा यूनियन काउंसिल्स को, और कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा क्योंकि कोई आई गेस इंटरेस्टेड ही नहीं है। क्योंकि यूनियन काउंसिल सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रही है, वो डिवोर्स के ये प्रोसेस पे कर रही है। एंड आई टेल यू कि इतना बुरा प्रोसीजर है, कोई इसको रेगुलेट नहीं कर रहा, और इतना ज़्यादा वहाँ पे करप्शन है कि ये जो नोटिसेस है और उसका जो प्रोसेस है, इसको रेगुलेट करने की बहुत ज़रूरत है। और अमरीन साहिबा, वाकई करप्शन तो है, मतलब बाहर हुकूमत की जानिब से एक लंबा चार्ट लगाया हुआ है कि जनाब आपने अगर ये डॉक्यूमेंट लेना है उसकी ये फीस है, लेकिन जब आप अंदर जाते हैं तो फीस कुछ और होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं स्पेशली छोटे डिस्ट्रिक्ट्स, ये तो आप लाहौर में, आप इस्लामाबाद में आपको लगता है कि आपको लॉ आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, आप गुजरांवाला जाएं, आप गुजरात जाएं, और वहाँ पे आप बिल्कुल अमरीन साहब, आप सही कह रही हैं, दुरुस्त आपने निशानदेही की कि छोटे शहरों में सूरत हाल इससे भी बदतर है लाहौर के अलावा अगर हम देखें, और इस पर यकीनन काम करने की ज़रूरत है। यूनियन काउंसिल जो है इन पर भी चेक एंड बैलेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका अमरीन साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी और बता रही थी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसकी किस तरह से ये इम्प्लीमेंट हो सकता है और तरीक़ेकार क्या है और कितना बेनिफिशियल है ख़वातीन के लिए। 90 डेज पर फोकस किया गया ना, वो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास मार्जिन है, सोच समझ कर करें। अव्वल तो ये बहुत ही नापसंदीदा अमल है, इस्लाम में होना ही नहीं चाहिए, और अगर इनकेस हो जाता है तो 90 डेज का मार्जिन है, उस पर फोकस रखें। ऐसे नहीं है कि 3 बार बस बोल दिया एक बार में तो फौरी तलाक हो गई, नहीं, इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, उसके तहत ही चलें। प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों में आने वाली जो बीमारियां होती हैं उनको हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं, और जैसे ही ठंडक बढ़ती है चैलेंजेस भी बढ़ जाते हैं। ख़ास तौर पर जोड़ों के दर्द, कमर की तकलीफ और हड्डियों की कमज़ोरी हम देखते हैं कि आम हो जाती है, और ज़रा सी बेहतियाती न सिर्फ दर्द बढ़ा देती है बल्कि बाज़ औक़ात तो में इंजरीज हो जाती हैं जो ख़तरनाक चोटों का सबब भी बन सकती हैं। इसके साथ ही हम अब बात करेंगे कॉम्प्लिकेटेड ट्रॉमा केसेस के बारे में, यानी ऐसी चोटें जिनमें फौरी रद्द-ए-अमल, दुरुस्त तशख़ीस और बरवक्त इलाज इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब, जो कि जिनाह हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। सर, सर्दियों में हम देखते हैं कि जोड़ों के, कमर के दर्द में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं। ये सर्दियों से रिलेटेड क्यों मसला है? जी, सर्दियों से रिलेटेड इस तरह है कि जब एक तो हमारी डाइट जो है ना, मैं डाइट को उससे पहले लूँगा कि डाइट हमारी जो है ना वो पुअर है। पुअर इस तरह है कि हम जो जिस चीज़ पे दिल करता है हम वो खा लेते हैं, उसको बैलेंस डाइट नहीं हम करके लेते। सही। तो इट्स बेटर कि जब आप नीचे अपने जो है ना थर्मल पहन के रखें, कोई गर्म कपड़े पहन के रखें, और अगर किसी ने बाइक चलानी है तो वो ज़रा आराम से चलाएं। वैसे अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, जो मौजूदा रूल्स आए हैं उससे कम से कम इन चीज़ों में काफ़ी कमी आएगी। जी। और अपने घुटनों को और अपने जोड़ों को कवर करके रखें।
जब वो होते हैं उनमें अकड़ाव होता है। सर्दियों में ये होता है जब उनमें अकड़ाव होता है तो फिर उनका स्पेस ऐसा ऐसा कम होता जाता है, और जब वो प्रॉब्लम्स जो है ना वो जोड़ों के फिर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और सेकेंडली ये है कि चूँकि ड्राई इन्वायरमेंट होता है, ड्राई जो है ना वो माहौल होता है, तो सर्दियों में लोग पानी कम पीते हैं। जब पानी कम पीते होंगे तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, जिसमें यूरिक एसिड जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उस वजह से भी प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम क्या कर रहे होते हैं वो आदत बदलने की ज़रूरत है, सर्दियों में क्या अपनाना चाहिए, लेकिन इससे बचाव कैसे मुमकिन है? या जोड़ों के दर्द या कमर का दर्द, आसान तरीका क्या है? इसका आसान तरीका ये है कि नीचे जो है ना वो गर्म कपड़े पहन के रखें, और आप अपनी जो है ना वो हाइड्रेशन बेहतर करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और गर्म सूप या चाय या जो है ना जो जितने भी हॉट फ्लूइड्स हैं वो आप लें, तो उससे जो है ना वो आप बेहतर रहेंगे। और गैर ज़रूरी तौर पे घरों से बाहर ना निकलेंगे तो डेफिनेटली उसको ठंड भी लगेगी, और भी प्रॉब्लम्स होंगे, सीने के प्रॉब्लम होंगे, जोड़ों के प्रॉब्लम्स होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर हम अपनी कमर को बहुत ज़्यादा हरकत देंगे, हम कोई एक्सरसाइज इस तरह की करेंगे तो हो सकता है हमें कमर दर्द निकल आए। तो सर ये जो वर्जिश है, इससे आपकी जो बैकबोन है या ओवरऑल आपकी जो हेल्थ है ये बेहतर होती है या इसको कोई प्रॉब्लम होते हैं? ये ज़रा लोगों का सवाल है, ये तो दुरुस्त कर दे। प्रॉब्लम ये है कि जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उससे ना वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है। अगर जाते ही आप कमर की एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे या जो है ना वो आप कोई भी एक्सरसाइज शुरू कर देंगे तो इट वुड एंड अप इन डिजास्टर। तो बेहतर ये है कि पहले हम थोड़ी सी वॉक कर लें, थोड़ा अपने आप को वार्म अप कर लें, और जिस्म जो है ना वो आपका गर्म हो जाए, फिर आप लेट के और कमर की कुछ एक्सरसाइज हैं वो एक्सरसाइज करें। तो आई थिंक जब कमर की एक्सरसाइज वो नहीं करेंगे तो उसमें दर्द के इस्तेमाल कम होता है, और जो कमर की एक्सरसाइज करते हैं उन्हें सारी जिंदगी कमर का दर्द नहीं होता। ओह ज़बरदस्त। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं जैसे सर्दियाँ आती हैं ना, ड्राई फ्रूट्स का रुझान बहुत बढ़ जाता है कि ड्राई फ्रूट्स दबा के लोग खा रहे होते हैं, जैसे बस सवाब का काम है, और शायद हमें जो है सर्दी से महफूज ही यही रख सकता है। ये कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए? ऑब्वियसली हम जब भी जिक्र करते हैं कि ग़िज़ाएं तो इतदाल में खानी चाहिए, लेकिन कितना हेल्प आउट करती हैं? देखें, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारी चीज़ें जब तक ख़त्म ना हो आपने सोना नहीं है। जी। तो ये है कि 2-4 पीसेज होते हैं वो आप लें, वो सफिशेंट होते हैं। एक बॉइल्ड एग या 2 बॉइल्ड एग भी आप ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका हार्ट का स्टेटस बेहतर है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो डेफिनेटली सारी चीज़ें ही ली जाएँ, 2, 4, 5 पीस ले लें, बस वो इट्स मोर देन सफिशेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये पेल्विस इंजरीज ये क्या है और ये कब और कितनी खतरनाक हो सकती हैं? पेल्विस इंजरी असल में हाई स्पीड ट्रामा होता है। आपने देखा है कि ये यूजुअली जो हमारे पास पेल्विस की इंजरीज और जो स्टेबुलम की इंजरीज है और जो आपके रिंग की इंजरी है, ये उस वक्त आते हैं जब रात कोई 11-12 बजे का टाइम होता है। होता यह है कि बाइक वाला जो वो ट्राई करता है एक ट्रक को क्रॉस करने की, और ट्रक वाले का भी वो इतना ज़्यादा होता है उसको तो नीचे नज़र ही नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहा। तो इट्स बेटर कि उसको क्रॉस मत करें, ज़रा आराम से बाइक वाले लेफ़्ट साइड पे चलें, क्योंकि जितने चिंची रक्शे वाले और जितने ये बाइक वाले हैं इनकी इंजरीज मैक्सिमम होती हैं। बल्कि लास्ट टाइम मेरी एक रिसर्च भी थी चिंची रक्शे वालों के पास, तो उसके ऊपर उसमें ये था कि जो ना पेल्विस की इंजरी मैक्सिमम चिंची रक्शे वाले और ये बाइक वालों की है। अच्छा। तो उसमें प्रोटेक्टिव मेजर्स बस अख्तियार करें, उसको ज़रा थोड़ा सा सब्र से काम लें तो फिर जो ना वो बेहतर होगा। अच्छा, बच्चों और बुजुर्गों में अगर ये हो जाए तो कितनी खतरनाक होती है, उनमें क्या एहतियात है? देखें, बच्चों में तो फिर भी कंपैरेटिवली कवर हो जाता है। जो आपके जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, उनमें चूंकि 7 कोमार्बिडिटीज़ होती हैं, उसमें कार्डियक प्रॉब्लम होता है, उसमें उनके लंग्स के प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो है ना वो किडनीज के प्रॉब्लम्स हैं, पूरे जिस्म के प्रॉब्लम्स हैं। तो एक एड ऑन आप कर दें उसमें पेल्विस इंजरी की, तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ट्रामा, क्योंकि पेल्विस को आप देखते हैं इट इज़ फुल ऑफ वेसल्स, ओपन पड़ी हुई हैं, सब चीज़ें ओपन पड़ी हुई हैं, तो उसमें डैमेज के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। अच्छा सर, ये कॉम्प्लिकेटेड ट्रॉमा की आपने बात की, ये क्या होते हैं और ये आम हादसात से किस तरह से मुख्तलिफ होते हैं, या कौन सी हादसात या चोटें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती हैं और ताउम्र आपके साथ चलती हैं, जब भी सर्दी का मौसम आता है आपको याद दिलाती हैं कि आपको चोट लगी थी? जी, कॉम्प्लिकेटेड ट्रामा ये है कि आपका कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, बहुत हाई स्पीड इंजरीज हो गई हैं जी। उसमें जब बहुत हाई स्पीड इंजरीज होती हैं तो वो ओपन फ्रैक्चर्स आपके होते हैं। पेल्विस के भी फ्रैक्चर होते हैं, वो भी ओपन होते हैं, उसके साथ एसोसिएटेड कोई स्पाइन की इंजरी हो गई या जो फीमर की थाई बोन की इंजरी हो गई है, तो वो ऐड ऑन करती है।
और इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड ट्रामा। उसमें ये होता है मैक्सिमम जो है ना मॉर्टेलिटी है। तो कोशिश करें कि जो है ना हम अपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, जिस तरह गवर्नमेंट ने कहा है, तो उनको रूल्स को आप फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह इन चीज़ों से बच सर जाएंगे। इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है ये बड़ी ज़रूरी है, पहले इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती थी। ये जो इस तरह के सर केसेस हो जाते हैं रोड्स के ऊपर, लोग तो नेक नियति के साथ हेल्प करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन मसला वो बिगड़ जाता है हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते। क्या एहतियात करनी चाहिए अगर खुदा ना खास्ता आपको इस तरह का रोड के ऊपर केस देख लें, तो किस तरह से उसको हैंडल किया जा सकता है? कॉम्प्लिकेटेड ट्रामा को डील करने का एक ही तरीका, अगर कोई किसी के साथ नेकी करना चाहता है तो उसको वहाँ से ना उठाए, 1122 वालों को फ़ोन करें। और एक ही चीज़ है कि अगर ब्लड निकल रहा है तो बस उसको वहाँ से दबा लें, ताकि ब्लड उसका और ज़ाया ना हो। ओपन फ्रैक्चर्स में और ज़ाया हो जाता है, वो पेशेंट जो है ना वो फिर उसकी मॉर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है। तो इट्स बेटर अगर किसी के साथ नेकी करनी है तो उसका ब्लड निकल रहा है तो उसको वहाँ से सिर्फ दबा लें ताकि ब्लड ना निकले। सही। और इस तरह हम पेशेंट को सेव कर सकते हैं। और बेहतर ये है कि अगर स्पाइन की इंजरी हो गई है या नेक की इंजरी हो गई है तो मरीज को वहां से उठाएं ना, उठाने वाले उसको और डैमेज कर देंगे, उसके कार्ड को डैमेज कर देंगे। तो थोड़ा सा वेट करें, सिर्फ ब्लड को रोकें। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं इस तरह की इंजरीज कवर भी हो जाती हैं। अब सर्दियों में हम देखते हैं किसी के रॉड डला हुआ है या कुछ इस तरह की इंजरीज हैं, तो वो पेनफुल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं। उसका क्या उसकी वजह क्या होती है? जो जब आप उसको इवन आपको स्टेट ऑफ आर्ट भी सर्जरी कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन चीज़ उस तरह की नहीं बन सकती जैसे नेचुरल होती है जी। तो वहाँ पे वो टिश्यू जो है ना वो आपका कांटेक्ट कर जाता है, वहाँ पे स्कार कांटेक्ट करता है। एंड जब उसको ठंड होती है, जब ज़्यादा मौसम ठंडा होता है तो उसमें वो पेनफुल हो जाता है। सही। अच्छा, किस तरह के हम देखते हैं दर्दों को नज़रअंदाज भी समटाइम्स कर देते हैं, खुद ही घर में इलाज कर लिया कि अगर बाजू में जोड़ों में कहीं दर्द है तो आपने पट्टी की, गर्म पट्टी कर ली, तो ये मुफीद होती है? आप जब घर में इलाज करेंगे तो आपका कोई उसका जो है ना वो कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है आपके पास कि आपने कितने दिन मेडिसिन ली। अब एक बंदा है जो पहले ही अब उसके किडनीज खराब हुए हैं या उसका स्टमक खराब हुआ है या हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं जी, तो वो ऐड ऑन करता है और उसमें जो है ना वो उसके जो ना और किडनीज खराब हो जाती हैं और फिर वो जो ना हम डायलिसिस के ऊपर आ जाते हैं। इसलिए आप बेहतर ये है कि किसी जो है ना मुस्तनद ऑर्थोपेडिक सर्जन या रोमाटोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपना इलाज कराएं ताकि रिकॉर्ड तो ना पता चले कि कितने दिन उसने मेडिसिन ली है, कितनी दे सकती है, हमारे पास सेफ्टी मार्जिन्स के हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप आपके रिसर्च पेपर भी जो हैं पब्लिश होते रहते हैं, आप रिसर्च भी करते रहते हैं जदीद तरीका इलाज पर, सर्जरीज पर। सर सर्जरीज में कितनी एडवांसमेंट आई है, कितनी बेहतरी आई है हड्डियों को जोड़ने के हवाले से, या ओवरऑल आप अगर इस हवाले से बताना चाहें? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी रिसर्च की है और पेल्विस के ऊपर मैंने काफ़ी पेपर्स भी लिखे हैं। मैं आपको बताऊं कि कॉम्प्लिकेटेड ट्रामा और पेल्विस वाली इंजरीज़ हैं, इनको टाइमली फिक्स कर दिया जाए। और अब हम जो है ना हमने लास्ट टाइम ये 2 दिन पहले एक 2 रोज़ा वर्कशॉप कराई है जिसमें नेशनल इंटरनेशनल हमारी फैकल्टी थी और थ्रू आउट द कंट्री लोगों ने वहाँ पे आके कंट्रीब्यूट किया और आपके उसको अटेंड किया और अपनी टेक्निक्स को इम्प्रूव किया है। तो उसमें ये हमने अब मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी कि आप अंडर कैमरे के उसकी सर्जरी करते हैं एंड उसमें अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है और सरकारी अस्पताल भी बड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं आप जैसे उनकी सुपरविजन में। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपके वक्त का। और नाज़रीन ने यहाँ पर शामिल करते हैं ब्रेक, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, और प्रोग्राम में बहुत ही अहम मौजू शामिल करेंगे। लाहौर पुलिस में एहतसाब की घंटी बज गई है और अब मामला सिर्फ एलानात तक महदूद नहीं रहा बल्कि अमल भी शुरू हो चुका है। बदउनवानी, सिफारिश और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल में मुलव्वस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ शिकंजा मज़ीद सख्त कर दिया गया है। DIG ऑपरेशंस लाहौर की वाज़ेह हिदायत के बाद पुलिस फोर्स के अंदर मौजूद बदयानत, करप्ट और नाअहल अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं और अब तक 400 से ज़ायद अफसरान और अहलकारों के खिलाफ FIRs भी दर्ज की जा चुकी हैं। महकमे पुलिस के अंदरूनी सफ़ों में मौजूद सियाह भीड़ों के खिलाफ तारीखी क्रैकडाउन शुरू हुआ है और अब वर्दी की ओट में गलत काम करने वालों को छुपने की जगह नहीं मिल रही। DIG ऑपरेशंस लाहौर ने वाज़ेह ऐलान किया कि गलत किरदार वाले अहलकारों के लिए पंजाब पुलिस में कोई जगह नहीं है। अब हर कदम शफाफियत, जवाबदेही और मेरिट के साथ होगा। पुलिस का वकार बहाल करने की इस कोशिश को शहरियों की जानिब से खूब सराहा जा रहा है और शहरी पुर उम्मीद है कि साफ, मजबूत और बदउनवानी से पाक पुलिस फोर्स ही महफूज लाहौर की जमानत। जी तो नाज़रीन, इसी तमाम पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं DIG लाहौर फैसल कामरान साहब। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो एहतसाब का अमल तेज़ कर दिया गया है, क्या ज़रूरत पेश आई, इतनी सख्ती की वजह क्यों हुई, कोई पैटर्न चेंज हुआ है?
अच्छा देखिए, ये जो आपने कहा ना कि एहतसाब की घंटी बज गई और ये अमल शुरू हो गया या तेज हो गया, ये अमल पिछले साल अप्रैल 2024 से जारी है। अच्छा। अब इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, अब आपको इसके रिजल्ट्स नजर आना शुरू हो गए। पहले वो ट्रस्ट विन करना बड़ा जरूरी था। लोग ये समझते थे, हमारी जनरल पब्लिक के जहन में ये इंप्रेशन था, पुलिस वाले की शिकायत पुलिस के अफसरान को लगाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। वो जब उन्हें होता हुआ नजर आया पिछले साल में, और उसके बाद अब तक अगर हम अप्रैल 2024 से बात करें तो अब तक 650 ऑफिसर्स ऐसे हैं जो डिसमिस कर दिए गए, नौकरी से निकाल दिए गए। ठीक है। और प्राइमरीली जहां बुरे रवैये की शिकायत आई, जहां करप्शन की शिकायत आई, जहां पुलिस वाले के किसी क्राइम में इन्वॉल्व होने की शिकायत आई, उस पर सख्त एक्शन भी हुआ। महकमे का हिस्सा भी नहीं है। देखें, ये बड़ी लाहौर पुलिस का अगर ऑपरेशन विंग की बात करें तो तकरीबन 25,000 लोगों की ये फोर्स है। नेचुरली इसके अंदर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं किसी टेम्पटेशन का शिकार हो जाएंगे या पुरानी बुरी आदत को पड़ी हुई है, तो वो उसके वजह से वो अपनी उन हरकतों से बाज नहीं आ रहे, लेकिन उनको क्योंकि पता है कि डिसमिस होंगे, बहाल हो जाएंगे, फिर नौकरी में आ जाएंगे, फिर ये काम करेंगे, वो प्रोसेस को समझ गए। तो हमने उस प्रोसेस के अंदर जो लूप होल्स हैं उनको प्लग किया। एक तो पब्लिक के साथ राब्ता इस्तवार किया कि आपको कोई शिकायत हो, आपको कहीं पे बदतमीजी, बुरा रवैया, देखें पब्लिक इज्जत मांगती है कि मैं किसी थाने में जाऊं, मेरा काम हो जाए, मुझे नाके पे रोका जाए तो इज्जत से बात कर ली जाए, कोई रेड कारपेट नहीं मांगते। और बड़ी यहाँ की लाहौर की आवाम बड़ी, मैं समझता हूँ, कोऑपरेटिव है इस मामले में कि हमारी तमाम सिक्योरिटी ड्यूटीज और हर चीज़ में लाहौर के शहरियों का बेशुमार ताउन रहा हमारे साथ। तो वो कोई प्रोटोकॉल नहीं मांगते, वो इज्जत मांगते हैं। तो अगर बुरा रवैया है, हमने लोगों को बार बार बताया, 1787 पे बताएं, हम वो ठीक करेंगे। अगर करप्शन की शिकायत है, बिल्कुल हमें बताएं, इंक्वायरी होगी और जेल भी जाना पड़ेगा, पर्चा भी होगा, डिसमिस भी होंगे। ये सारी चीज़ें करते करते अब वो टाइम आया है कि लोग खुल के अगर कोई बात हो तो बताते भी हैं और उसका रिजल्ट भी नज़र आ रहा है। अच्छा फैसल साहब, पहले की अगर हम बात करें, आपकी वीडियो भी है, मिलियंस में लोग उसे देख चुके हैं अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, और जो लोगों के सवालात थे आपने उनको केटर भी किया कि लोग समझते हैं ये होगा ये होगा। सर, पहले क्या रस्मी कार्रवाइयाँ होती थी, आपके आने के बाद क्या चेंज हुआ है, किस तरह की जो FIRs हैं, कितनी उसमें हम देखते हैं कि दफात जो है वो लगाई जा रही हैं और डिसमिस किया जा रहा है ताकि ऐसे लोग दोबारा फोर्स में ना आ सके? तो देखिए, कार्रवाइयाँ पहले भी हो रही थी, लेकिन अभी डिफरेंस, जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि गवर्नमेंट ने आते ही चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि कोई पॉलिटिकल सिफारिश नहीं होगी, कोई अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल नहीं होगी, और पुलिस के अंदर जो पॉलिटिकल एक असर रसूख था वो उन्होंने ख़त्म किया। इसी तरह फिर इसके अलावा एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, इसके अलावा और स्टेक होल्डर्स हैं माशरे के जो एग्जर्ट करते हैं प्रेशर। वो सारा प्रेशर सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर ने ख़त्म कर दिया कि ऐसा कोई प्रेशर नहीं, आप बिल्कुल मेरिट पे काम करें। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त लाहौर के जितने थाने हैं उनके SHO फैसल कामरान साहब ने लगाए हुए हैं, ऑल 84 ऑफ देम, ऑल 84। यस, दैट्स ग्रेट सर। ठीक, तो ये जो मेरिट वाली बात हुई, जब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आना बंद हो गया, जब कोई बंदा जो खराबी करता था उसके लिए कोई सिफारिश नहीं आ रही, अब वो जब 6-8 महीने, देखें एक कांस्टेबल जिसकी तनख्वाह फॉर इंस्टेंस 50,000 रुपए है जी, जब वो डिसमिस हो जाता है उस वक्त तो उसको ये, पहले ये होता था शायद कोई सिफारिश आई, आपने फिर 2 महीने बाद बहाल कर दिया, फिर नौकरी में आ गया और उसे पता है कि यार ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है। अब जब उसको 6-8 महीने, साल उसकी तनख्वाह बंद रहती है, तो वो जब उसको 5-6 लाख का नुकसान होता है, फिर आपका महकमा पूछना बंद कर देते हैं, आपके दोस्त यार आपको डिसमिस कांस्टेबल होते हुए वो बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते, फिर आपको कदर आती है इस नौकरी की कि ये जो हलाल के पैसे आ रहे थे ये बड़े थे, वो जो करप्शन के पैसे थे उन पे गुजारा नहीं होता। तो वो जो एक लंबा प्रोसेस हो गया, वो जो लूप होल से वो प्लग कर दिए, कोई सिफारिश पे उनको बहाल नहीं किया, ये तो बहुत ही जबरदस्त हो गया। अब 400 से ज्यादा अहलकार हैं जिनके खिलाफ FIRs भी दर्ज, तकरीबन अप्रैल 2024। तो ये किस नौयत के हैं? इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल हो, रिश्वत हो, करप्शन, किन चीज़ों? और सर एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा कि ये कोई कंप्लेन आती है तो फिर कार्रवाई होती है, या आप खुद भी सर्विलेंस कर रहे होते हैं, खुद भी देख रहे होते हैं इन चीज़ों? दोनों चीज़ें हो रही होती हैं। अच्छा, सर्विलेंस भी होती है, हमारे ऊपर चेक होता है IAB का, जो पुलिस का इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच है, वो देख रही होती है, उनके अपने लोग होते हैं जो इस पे नोटिस लेके हमें नोटिफाई भी कर देते हैं कि आपके फलां थाने में लोगों से बदतमीजी की शिकायत है, फलां जगह पब्लिक सेटिस्फेक्शन नहीं है, फलां जगह पे मंशियात बिक रही है और पुलिस कहीं ना कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट है किसी पुलिस वाले की। ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से आ रही होती हैं। फिर स्पेशल ब्रांच है, स्पेशल ब्रांच की तरफ से भी ये इस किस्म की शिकायत, करप्ट प्रैक्टिसेस, ये वो नोटिफाई करते हैं। फिर दीगर बहुत सारे इदारे हैं हमारे पास, इंटेलिजेंस सेटअप्स हैं जो कि ऐसी कोई सवेयर मिसकॉन्डक्ट रिपोर्ट करते हैं। तो हम लाहौर पुलिस
या पंजाब में हर पुलिस का जो सेटअप होगा उसके ऊपर नज़र बहुत सारे लोगों की होती है और वो भी बताया जाता है, प्लस हमारी अपनी डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच भी है, फिर पब्लिक खुद भी आती है। सही। अब जब आपने पब्लिक के साथ राब्ता बहाल कर लिया ना, आप जुम्मे को नमाज पढ़ें किसी मस्जिद में, ऑल SHOs इन देयर एरियाज किसी ना किसी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं और उसके बाद पब्लिक उनसे बात कर रही है, सवाल जवाब कर रही है, अपने SHO से मिल रही है, सही। मुझसे मिल रही है, वहां पे वो ये शिकायत करते हैं, सर आपके नाके पे फलां जगह फलां बंदे यानी हैं। डायरेक्ट फीडबैक का जो निज़ाम है वो आ रहा है। सर यानी Process है। अब ये जो 25,000 की फोर्स है, ये समझ ले कि इन पर भी नज़र रखी जा रही है। अगर ये कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं तो ये नहीं है कि कोई देख नहीं रहा। सर एक नज़र और रखी जा रही है, पता चला है कि बड़ा ज़बरदस्त एक और टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी आपने हासिल की है, जो कि हम देखते हैं यूरोपीय ममालिक के अंदर इस्तेमाल की जाती है। सर वो कैसा ड्रोन है और किस तरह से वो आपको हेल्प आउट करे? लंदन में ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने स्पेशली इस पे, ये उनका प्राइमरीली उनका ये आइडिया था। उन्होंने कहा लंदन में अगर किसी जगह कोई वारदात होती है, कोई कॉल चलती है आपकी इमरजेंसी कॉल, तो फौरन ड्रोन सर्विलेंस भी शुरू हो जाती है, ड्रोन पुलिस से भी पहले उधर पहुंच जाता है। तो ये चीज़ हम पंजाब में भी शुरू करते हैं। उनके डायरेक्शन के ऊपर यहाँ पे सेफ सिटी अथॉरिटी ने, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने ये लीड ली। यहाँ पे हमें वो ड्रोन्स की हम एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं मुख्तलिफ एरियाज में। आपको कुछ अरसे में, कुछ दिनों में यहाँ पे नजर आएंगे, बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी सेंट्रल प्लेसेस पे ड्रोन्स मौजूद, जो हाई राइज बिल्डिंग्स पे होंगे, जहाँ से जैसे ही कोई 15 की कॉल चलेगी ड्रोन पहले पहुंच जाएगा, सर्विलेंस भी शुरू हो जाएगी, वो क्राइम सीन के रिकॉर्डिंग भी शुरू हो जाएगी, पुलिस वालों का आना उस पे पहले, जब पुलिस के आने से पहले वहां पहुंच के रिकॉर्डिंग करना। फॉर इंस्टेंस लड़ाई झगड़े की कॉल है, किसी रोड के ऊपर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ड्रोन उसकी फुटेज बना रहा है। बाद में हम ये देखते हैं वो लोग कहते हैं नहीं जी वो मुसल्ला थे, कंप्लेन कराने वाला, कंप्लेन जिसके जो विक्टिम है वो कहेगा कि जी वो मुसल्ला थे, उनके पास वेपन था, डंडे सोटे थे। जब रिकॉर्डिंग हो रही है तो नजर आ रहा है कि वो एक क्या सिचुएशन है, तलकलामी है, सबूत भी मौजूद होंगे, काइट फ्लाइंग है और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें आपके पास एविडेंस आ जाएगा। कहीं पे कोई कत्ल करके भाग रहा है, क्राइम सीन से कौन निकल के गया, वीडियोस आ जाएंगी। जबरदस्त। क्राइम की ट्रेसिंग और क्राइम की प्रिवेंशन दोनों में और यही वजह है कि 10 मिनट में फिर पहुंच भी रही, क्योंकि दीगर सुबह में हम देखते हैं 60 से 70 मिनट का मार्जिन दिया जाता है, रिस्पांस टाइम होता है। तो अब 10 मिनट्स में लाहौर का रिस्पांस टाइम हमने 15 का बहुत बेहतर किया, इसलिए कि फर्स्ट स्टेप जिस बंदे ने कॉल करनी है पुलिस को, उसने मेरे बारे में, पंजाब पुलिस के बारे में या लाहौर पुलिस के बारे में जो इंप्रेशन बनाना है वो वहां से होगा। मैं डिस्ट्रेस में हूँ, मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, फलां चीज हो गई, पुलिस कितनी देर में पहुंची? अगर पुलिस वहां पे रिस्पॉन्ड करती है आधे घंटे बाद, तो उसका एक्सपीरियंस तो पहले पॉइंट से खराब हो गया। वहां से डिफाइन कर लेगा कि यार आधे घंटे बाद पुलिस पहुंची है तो इसके बाद काम पता नहीं कितने सालों में होगा। के हमेशा बाद ही अगर 5, 7, 6, 8 मिनट हम इसे कोशिश करें सिंगल डिजिट में ले जाएं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि इसको 8-9 मिनट, 8 मिनट पे हम आइडियली ले जाएं कि पुलिस मौके पे पहुंचे, रिस्पॉन्ड करे, फायदा होगा, मौके से मुलजिम पकड़े जाएंगे, क्राइम सीन खराब नहीं होगा, हमारी तफ्तीश में मदद मिलेगी, हमारी प्रिवेंशन बेहतर हो सकती है। सर इन कामों में टेक्नोलॉजी, खास तौर पर AI, उससे भी आप मदद ले रहे हैं, ये आपको किस तरह से मदद फराहम करती है? इस पर AI टेक्नोलॉजी हमने ये बेसिस इसकी है डेटा, जितना पिछले सालों का डेटा है उनमें क्राइम पैटर्न्स हैं, कौन सा चोर कौन से टाइम पे, किन एरियाज में, किन दिनों में, किन घंटों में कहाँ स्ट्राइक करता है, कौन सा मोटरसाइकिल चोर किन एरियाज को टारगेट करता है। जब ये सारा डेटा AI बना लेती है, अपने पास उसके एनालिटिक्स देती है, तो हमें प्रिडिक्ट करती है कि आज आपके फलां थाने में फलां रोड के इतने एरिया के अंदर खदशा है कि कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, कहीं कोई थेफ्ट हो जाए। मेट्रो के स्टेशन हैं जहाँ पे अगर रूटीन में हर हफ्ते आपको किसी एक दिन पे पिक पॉकेटिंग की कॉल आती है, तो इसका मतलब है वो प्रिडिक्ट कर देगा कि आज आप उधर अगर पुलिस की प्रेजेंस या मौजूदगी वहाँ पे या पेट्रोलिंग कर दें, को पैदल बंदे वहाँ पे फिर रहे हों, तो आपकी पिक पॉकेटिंग नहीं होगी। तो वो हमें प्रिडिक्ट कर रही होती है क्राइम, एंड दैट इज अराउंड 65 to 70% एक्यूरेट। अच्छा, बिल्कुल। इतनी एक्यूरेसी। उसके ऊपर अगर कहीं रॉबरी की, अगर कहीं एक्सीडेंट की, अगर कहीं बर्गलरी की, पहले से व्हीकल थेफ्ट की या मोटरसाइकिल थेफ्ट की पहले से प्रेडिक्शन है, अगर आप वहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो कर लें तो वहाँ पे आपका वो क्राइम बच जाता है। यही वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मिलके क्राइम का जो हम रेट है, ग्राफ देख रहे हैं, वो दिन ब दिन कम हो रहा है, नीचे आता जा रहा है। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा रोल है लाहौर की क्राइम प्रिवेंशन में। और देखें, प्रिवेंशन
तो इसी चीज से होगी, कैमरों से होगी। क्रिमिनल को पता है कि मैं इस रोड के ऊपर वारदात करूंगा तो किसी ना किसी कैमरे में आ जाऊंगा, ठीक है, तो वो रोड महफूज हो गई सिर्फ कैमरे की प्रेजेंस से। फिर कहीं पे वारदात हो गई तो जितने कैमरे हैं, आप ये जरूर याद रखें कि ये कैमरे सिर्फ सेफ सिटी के नहीं हैं। सेफ सिटी के अंदर और लाहौर पुलिस के पास पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने एक बड़ा काम ये किया है कि जितने तो कैमरे हैं सेफ सिटी के, उसके अलावा प्राइवेट कैमरा होगा, हो सकता है आपके घर के बाहर हो, किसी पेट्रोल पंप के बाहर, वो हमने सारे मैप किए हुए हैं, अब हमारे पास मौजूद हैं कि ये क्राइम सीन है, इसमें कितनी जगह पे कैमरे हैं। अगर सेफ सिटी का नहीं है तो कौन से कैमरे में हमें ये मुलजिम नजर आते हैं। सॉरी टू कट यू ऑफ, ये भी अभी फीचर लॉन्च हुआ है कि आपके अपने मोबाइल से भी कनेक्ट हो सकता है, ये कैसे वर्क करेगा? इसका आइडिया ये था कि बहुत सारे लोग हमें कॉल्स भी करते थे, 15 पे कॉल्स आती थी, क्राइम की इत्तला भी देते हैं। ये याद रखें कि क्राइम फाइटिंग सिर्फ और सिर्फ अकेली पुलिस का काम नहीं है, ये कम्युनिटी जब इन्वॉल्व होती है, जब कम्युनिटी से हमें खबर आती है कि फलां जगह पे फलां गलत काम हो रहा है, फलां जगह पे मंशियात बिक रही है, फलां जगह पे कोई बदमाशी कर रहा है, कोई बंदा इस तरह का वो खराबी, वो लोग बताते हैं, लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है। और लाहौर के अंदर लाहौर की अवाम ने हद से ज्यादा कोऑपरेट किया। बहुत सारी हमें एनोनिमस कंप्लेंट्स इस तरह की आती थी। अब यह है कि कोई बंदा कहीं पे बैठा हुआ है और उसके सामने कोई गाड़ी चोरी हो रही है, उसने उसकी वीडियो लाइव उधर बना के भेज दी, तो वो एविडेंस है, उसका फोन सेफ सिटी का कैमरा बन गया। तो हमने लोगों को भी इन्वॉल्व कर दिया इसके अंदर। आइडिया चीफ मिनिस्टर का ये था कि हर बंदा इस शहर के अमन अमान में, इस शहर में क्राइम कम करने में और ओवरऑल जो सिचुएशन है उसमें कंट्रीब्यूट करे, और बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, तो ये एक फोरम उनको दिया। अच्छा सर, जो पहला वाला हमारा सवाल था क्राइम ग्राफ नीचे आने का, उसमें एक ज़िमनी सवाल भी ऐड कर लें। लोगों का बड़ा सवाल होता है कि हमारी जो FIR है वो नहीं दर्ज की जाती, मतलब पुलिस टाल मटोल से काम लेती है। कितने वाज़ेह अहकामात हैं कि कोई भी अगर कंप्लेनेंट आए और अगर वो सही है, मेरिट पर है, तो उसकी FIR दर्ज की जाए, और इनकी बेसिस पे बड़ा ऑथेंटिक क्राइम ग्राफ नीचे है, ये नहीं है कि पुलिस FIR नहीं दर्ज कर। सबसे पहले देखिए, क्राइम है 3 टाइप का। एक तो क्राइम अगेंस्ट पर्सन है, कहीं पे किसी का सर फट गया, लड़ाई झगड़ा हुआ, किडनैपिंग हो गई, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस, जो जराइम बरखिलाफ अशखास जिसको कहते हैं, जिसमें आपका माल नहीं गया, जिसमें प्रॉपर्टी नहीं गई, जिसमें आपकी जान के ऊपर कोई, चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट है, किडनैपिंग है, मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, लड़ाई झगड़ा है, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। सही। तो क्राइम अगेंस्ट पर्सन तो फौरन मेडिकल के ऊपर या कहीं पे खुदा न खास्ता को मर्डर हुआ है तो पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर एन FIR, वो तो लेट नहीं होते। इसके बाद आ जाते हैं क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसमें आपकी कोई प्रॉपर्टी गई है, वॉलेट गया, आपके पैसे गए या रकम गई, जो जिसे हम वारदात कहते हैं। घर के अंदर से कोई बर्गलरी हो गई, सड़क पे आपसे कोई चीज छिन गई, ये सारी जो वारदातें हैं इनका पर्चा 24 घंटे में दर्ज होता है। इसको हम बिल्कुल इस पे क्लेम भी करते हैं कि आपका 24 घंटे से लेट पर्चा नहीं होगा। ठीक है, जो पर्चा नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ है, किसी वारदात का है, उसके अंदर सवाल ही पैदा नहीं होता। लाहौर पुलिस का कोई SHO, कोई अफसर अगर आपका पर्चा नहीं देगा वो सस्पेंड हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी बड़ी सख्ती है। अब एक चीज सिर्फ रह गई जिसके अंदर शिकायत अभी तक कुछ ना कुछ आती है, वो है लेन देन के मसाइल, चेक के पर्चे, अमानत में खयानत, मैंने आपको पैसे दिए, आपने टाइम पे वापस नहीं किए, अब मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ, तो वी नीड टू वेरीफाई द फैक्ट्स। मैं जाके एप्लीकेशन दूं और मैं कहूँ उसने मेरे पैसे नहीं दिए, इस पे फौरन पर्चा नहीं होगा। ठीक है, उसमें वी टेक टाइम, उसमें एक SOP है कि इतने दिन में होगा। उसमें कई दफ़ा हमें अभी भी कहीं ना कहीं शिकायत आ रही है। हम खुद CMS में जो ऐसी कंप्लेंट्स हैं उनको रीचेक भी कर रहे हैं। कल भी हमने संडे को 4-5 थानों में यही एक्सरसाइज की, लोगों को खुद कॉल की, उनसे पूछा। बहुत सारे लोगों का फीडबैक उस पर भी सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा था। कुछ जहां शिकायत थी उसका हमने बंदोबस्त किया, तो वो हमारे सिर्फ वो कुछ परसेंट 15-20% वो पर्चे रह गए जिनमें अभी भी डिले की शिकायत आती है। ओवरऑल पर्चों की रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मेरिट पे और फ्री रजिस्ट्रेशन हो रही है। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं यकीनन, और एक मैकेनिज्म भी बन गया। और अगर किसी शख्स को कंप्लेन होती है किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो वो कैसे रब्ता कर सकता है, कैसे कांटेक्ट करके कंप्लेन दर्ज करवा सकता है? सबसे पहला नंबर जो है 1787, ये हम 1787, ये वो नंबर है जिसपे देखिए 15 है इमरजेंसी नंबर, 15 पे लोग हमें वारदात की इत्तला देते हैं, 15 पे कॉल करके बताते हैं फलां जगह काइट फ्लाइंग हो रही, किसी क्राइम की इत्तला देते हैं। इसके बाद अगर कोई ऐसी चीज़ है, आपने पर्चा कराया और आपकी तफ्तीश आप समझते हैं स्लो चल रही है, आपका पर्चा कराने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, कोई लेन देन का मामला था, चेक का मामला था, दूसरी पार्टी नहीं आ रही, आप लेट हो रहे हैं, अब
पुलिस के इन एक्शंस की शिकायत कहाँ करेंगे? वो है 1787 1787, उस पे आपने कंप्लेन करनी है। उसके अलावा हमने ओपन डोर पॉलिसी भी रखी हुई है। मेरे ऑफिस में लोग तशरीफ लेके आ सकते हैं। अब तक तकरीबन 30,000 लोगों को मैंने 1.5 साल में ज़ाती तौर पे सुना है। उन 30,000 लोगों में से 72% ने कहा जी बिल्कुल हमारा काम हो गया, पॉजिटिव फीडबैक के साथ। तो आप डायरेक्ट राब्ता भी कर सकते हैं। 1 से 3 मेरे ऑफिस बहुत सारे लोग आते हैं, तकरीबन 100+ लोग आते हैं पर डे। तो आप पुलिस से राब्ता ज़रूर करें। किसी बुराई पे खामोश बैठना, किसी बुराई को ये समझ लेना कि ये ऐसे ही है और ये चलती रहेगी बस छोड़ें, तो आप अगर हमारे शहरी अपना रोल प्ले करें तो सिस्टम्स और बेहतर हो जाएंगे। देखिए हमारा मुल्क है, हमने इसको ठीक करना है, अगर कोई खराबी। अच्छा सर, आपका एक बयान बड़ा वायरल हुआ था कि मैंने अपनी गाड़ी से काले शीशे हटा दिए हैं, बाकी के लोग खुद समझ गए थे कि अगर यहाँ हट गए हैं तो हमने भी हटाने। आईजी पंजाब साहब ने भी अहकाम जारी किए हैं पुलिस वालों के लिए, और अमली तौर पर इसकी निगरानी कौन कर रहा है और कितना अमल दरामद इस पर हो रहा है? देखिए, जब आप पब्लिक से कोई चीज़ कहते हैं ना कि ये शहरी ये काम करें, तो फिर पब्लिक आपसे सवाल करती है कि जी आपने कहा कि माल रोड पे कोई बंदा हेलमेट के बगैर ना नजर आए। आपके पुलिस वाले खुद हेलमेट की खिलाफ वर्जी करते हैं, हेलमेट नहीं पहनते। आप कहते हैं नंबर प्लेट लगी हो, आपके पुलिस के बाइक्स पे नंबर प्लेट नहीं लगी होती। आप कहते हैं गाड़ियों के शीशे काले ना हो और आपकी अपनी गाड़ियों के शीशे काले होते हैं। मैंने 3 माह पहले आज से ये काम सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई करने के बाद, देखिए मैं नाके पे खड़ा हूँ, मैं रात को चेकिंग में मुख्तलिफ जगहों पे जाता हूँ, किसी गाड़ी को रोकते हैं हम और उससे कहते हैं आपके शीशे काले हैं, तो वो दिल में तो सोचता होगा ना कि इसकी अपनी गाड़ी के शीशे। तो पहले अपने ऊपर अप्लाई किया, अपनी फोर्स को समझाया कि नंबर प्लेट्स मोटरसाइकिल की जेन्युइन प्रॉपर फैंसी नहीं, जो पैटर्न है वो वाली प्लेट्स लगाएंगे, अपनी नेम प्लेट लगाएंगे। हेलमेट की जहाँ पाबंदी जरूरी है वो सबके लिए है, अगर तो आपके लिए भी है। तो ये चीजें हमने अपने ऊपर अप्लाई की और साथ साथ शहरियों से भी। देखिए शहरियों का फायदा है ना, अगर हेलमेट पहना हुआ है तो वही जिंदगी बच सकती है उसकी, ठीक है। तो हम पहले अपने ऊपर अप्लाई करें। मेरे बहुत सारे सिपाही नजर ना आए ये काम वो वायलेशन करते हुए, और मैंने उन्हें कहा कि अगर कहीं पे ट्रैफिक वालों ने पकड़ा और पर्चा दिया तो मैं बिल्कुल छुड़वाने नहीं आऊंगा, आपको फेस करना पड़ेगा। तो इस पे हम स्ट्रिक्टली पाबंदी भी कर रहे हैं, चाहे वो काले शीशे हैं, चाहे हेलमेट की पाबंदी है, चाहे नंबर प्लेट्स के ऊपर जो बहुत बिल्कुल जी। शहरी अगर अपनी गाड़ी, बाइक या किसी भी सवारी के साथ सड़क पर आते हैं तो अपनी उस सवारी भी जो है वो भी जाहिर करना बहुत जरूरी है। उन्हीं की सहूलत के लिए बिल्कुल उनके लिए, ताकि ट्रेस भी किया जा सके। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का एक बार फिर से। और नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।